SI प्लस 4 उसका बन जाएगा, और 2O2 नेगेटिव बन जाएगा 2O2। अच्छा आइंस्टाइन जरा हल्का हो और ना मेरी बात सुन ले अब जरा। अगर पहली बात, इसको बोलो सिंपल वे में पहली मैंने बात, पढ़ा था, मतलब हाँ बोलिए जी, पहले। 2 मिनट ये ईशा कि भट्ट दो जगह क्यों है? हेलो, क्या कोई आप रिकॉर्ड दो कर जगह रही आ हूँ। रही हैं? अच्छा एक से रिकॉर्ड कर रही हैं, ठीक हो नहीं, गया। एक सेकंड। अच्छा ठीक हो गया। अभी तो तो 2 जगह पे आ रहे हो। अच्छा, मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना इसलिए। अच्छा हाँ, जिसने भी कोई केमिकल चीज कोई यहाँ पर प्रेजेंट करके समझाए, इस तरह मुंह से समझ नहीं आती यार इस चीज की। हाँ, क्वेश्चन का आप मुंह से जवाब दे सकते हो, मगर ये जरा लिख के समझाते तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। ये आ गया हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके हवाले से आपके पास क्या क्या वो हैं सवाल है कि क्या होती है? किसी का कोई सवाल हो? फिनिश हो रही। फिनिश हो रही है कि बाकी? 2 मिनट ठहरने। हाँ जी, अब शुरू हो गई है। ये देखिए, जिसने भी कोई चीज़ अगर वो प्रेजेंट करनी है ना, तो यहाँ पे वो प्रेजेंट का ऑप्शन आता है, वहाँ से प्रेजेंट करे कोई भी इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, ये मैंने किताब खोल ली। अब जिसको जो भी सवाल पूछने हैं, सिर्फ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिहाज से, पहला टॉपिक के लिहाज से वो पूछे। रीडिंग तो की हुई है ना सबने? तो इंसान के दिमाग में ये तो होगा कि ये क्या है, ये क्या है। हमें ये सोचना चाहिए कि सर इसमें से क्या देख सकते हैं। मैंने, अच्छा अगर मैं आपको एक चीज़ बताता फिरूं, ये जो येलो कलर जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये इसका मतलब है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। जो ग्रीन हाईलाइट किया है, इसका मतलब है ये एमसीक्यूज है। और आगे आ जाके आपको वो भी मिलेगा, ब्लू भी कलर मिलेगा, वो होगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सर ने कहा सिर्फ MCQs आएंगे। हाँ तो एक ठीक है। मिनट, फर्स्ट लेक्चर खोलना, फर्स्ट लेक्चर इस पे खोलना। अच्छा, इसे मैं खोलता हूँ। यार लेक्चर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर खोल लो, उसके बाद 5 to 12 रीडिंग के पेज खोल लेना, क्योंकि मोस्टली ने लेक्चर से प्रिपेयर किया है। लेक्चर नंबर 1। अच्छा जी, मेट्रोलॉजी क्या होती है, किसी को पता? जो मीटियोर्स के बारे में स्टडी को मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया, सही है। इंजीनियरिंग? स्टडी ऑफ एवरीथिंग। स्टडी ऑफ एवरीथिंग, क्या मुराद है? अच्छा, जरा वो तो आप बताओगे ना, इंजीनियर आप लगाया हुआ अपने साथ। हार्ट के अंदर कितने वो होते हैं, वेन्स होती हैं, बताएंगे? ये कहाँ पे लिखा है हार्ट वाली वेन्स? इन्होंने कहा ना कि एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग, तो या नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, तो सही बात है, फिर हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। ये कहने का मतलब ये नहीं था, लाइक जो हाँ, वगैरह होते हैं उसकी स्टडी को करते हैं। सही। और कोई इससे अच्छी ब्रीफ करके दे जरा। यार इंजीनियरिंग की वो आप स्टडी ऑफ दो ना। साइंस के, आपने जो साइंस में बातें पढ़ी हैं, आपके पास किसी चीज की नॉलेज है, आप उसको किस तरह प्रिपेयर करके आगे लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, किस तरीके से आप मेथड से उसको बना सकते हो। सही। और कोई? और कोई? अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सबसे कि इंजीनियर का काम क्या होता है? ब्रीफ करके बताना है, बिल्कुल ब्रीफ करके। गूगल कर ले। इंजीनियर का क्या काम होता है? गूगल कर ओ ले। यार, तू ऐसे ही बता दे। यार जो अभी मैंने इधर एक्सप्लेन ना उतर किया है वही है काम। के कुछ चीजों को आगे रिप्रेजेंट करना, यानी कि साइंस के लॉज को पढ़ के आगे चीजें बनाना। उसमें अपनी टेक्निक्स लगा के उसको लोगों डिजाइन के सामने करना, प्रेजेंट डिजाइन करना। करना अपना आइडिया लगाकर।
राइट। जो आपको टेबल है उसको एक न्यू वे और न्यू आइडिया की तरह प्रेजेंट करना इंजीनियर का काम होता है। अच्छा, अब मुझे सच से बात बतानी है, ये गूगल करके किया है कहीं से देख के किया? भाई या आप नॉलेज बता रहे दिखा हैं रहे तो हैं। अजीब यार तुम। मेरे नजदीक इंजीनियर वो होता है जो लोगों की जिंदगी आसान करे। एग्री करता? कौन एग्री करता? वो तो हर कोई करता है, डॉक्टर भी करता है, इसके अलावा नहीं भी नहीं, और यार डॉक्टर टीचर करते हैं। अगर आप देखें तो इंजीनियर वो काम करता है। मैं एक होता है हेल्प और एक होता है किसी काम को आसान करना। हेल्प तो सारी एक दूसरे की करते हैं, मगर इंजीनियर लाइफ को आसान करते हैं। अब आप देखें, जैसे पहले के जमाने में खत होता था, हम खत को क्या करते थे, पोस्ट करके जाना, जरा सारा लेटर लिखते थे और फिर जाना, पता नहीं कितने दिनों में वो पहुंचता था। सॉफ्टवेयर वो तो आप साइंटिस्ट को कह सकते हो ना, ये साइंटिस्ट आसान करते हैं काम। साइंटिस्ट ने थोड़ी किया ये तो इंजीनियर्स का काम है। टेक्नोलॉजी अब होते सॉफ्टवेयर हैं। इंजीनियर आया, उसने व्हाट्सएप बनाई, लो जी अब हम 5 सेकंड के अंदर अंदर जाना किसी को भी मैसेज कर देते हैं, है कि नहीं? आसानी हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। यार उसके ये उसकी अलावा ब्रीफ डेफिनेशन ना हुई ना, है ये उसकी ब्रीफ डेफिनेशन ना हुई। ये तो हमारा आइडिया हो गया ना कि हेल्प करता है, हेल्पफुल है, लेकिन उसकी हाँ, डेफिनेशन ना हुई, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा ये सही। जो एक्सप्लेन कर रहा है वो यही है कि हम अपनी साइंस की नॉलेज को गेन करें, अपनी टेक्निक्स लगाएं और उसको ऐसी ये चीज कह प्रिपेयर सकते करके हैं। उसके सामने प्रेजेंट करें। हर कोई इंसान करता है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि क्या कहते हैं, एग्जाम के लिहाज से ये डेफिनेशन बनती है। वैसे अगर आप आइडिया के तौर पर काम करो तो आइडिया के तौर पर मेरा ये कॉन्सेप्ट था। बाकी किसी और को कोई बात करनी हो, आगे चलूं फिर? हाँ आगे चलो यार, टॉपिक पे आओ। आगे व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये तो सबको पता है। ठीक है। एयर पोल्यूशन क्या होती है, वाटर पोल्यूशन क्या होती है, सॉइल पोल्यूशन क्या होती है, लाइट और नॉइज। अच्छा, सॉइल पोल्यूशन क्या होती है? यार जैसे कि यार जो सॉइल में प्लांट हो जाता है। एक बंदा बोल रहा था। यार सबसे बड़ी तो ये सॉइल पोल्यूशन ही है जब कुर्बानी होती है, मीन्स के हाँ जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट वगैरह होता है हम उसमें डालते हैं। दूसरी बात ये कि जब यार, हमारा सारा कूड़ा वगैरह इकट्ठा हो जाता है, हम एक गहरा खड्डा खोद के उसमें सारी चीजें डाल देते हैं। सही फिर केमिकल्स वेस्ट वगैरह जो होते हैं वो मोस्टली वाटर्स में भी कर देते हैं, सॉइल में भी कर देते हैं। सही सही सही। अच्छा आप बोलें नादिर, आप बोले थी। जमीन का बंजर हो जाना और उसको उसके जो सारा है उसे सही तरह यूज ना करना, उसके जो रिसोर्सेज है जैसे उस पे गेन वगैरह, ये वेजिटेबल्स वगैरह। एक मिनट, सही। मेरा भी वैसे ही क्या कहते हैं रिव्यू था इसके बारे में कि ऐसे जमीन एक का और बंजर बात हो जाना। हाँ जी जी। मैंने सुना है कि जब आप गड्ढा खोद के उसके अंदर कूड़ा डाल देते हो तो उससे सॉइल जो है हमारा, वो क्या कहते हैं उसे, बंजर हो जाता है। नहीं फिर मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। फर्टाइल हो जाती है, जी हाँ, फर्टाइल हो जाती है। तो फर्टाइल होना बंजर ही होना ना। fertilization नहीं हो रही है नहीं इसलिए वो फर्टाइल खेत हो जाती है खेत है। यार। चलो केस होगा भाई, शायद हो सकता है, क्योंकि जाहिर नहीं बात नहीं यार, है। ऐसी हो सकती है। उससे ये फायदा होता है कि उससे नेचुरल गैस डेवलप होती है, मीथेन, जो हम यूज करते हैं। so किसे? फिर ऑयल पोल्यूशन में तो नहीं आया है। मीन्स पूरा एक्स्ट्रा वेस्ट डंक्स वगैरह सारों को डीपली बर्डेड करके। राइट। बायोगैस भी तो होती है ना। आप सब यार क्या कहते हैं इंजीनियरिंग कर रहे हो, कर भी एनर्जी इंजीनियरिंग हो, क्या आपके ख्याल में इस कूड़े कचरे से एनर्जी बनाई जा सकती है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बनाएंगे। किस हाँ तरह? वैसे इससे भी कूड़े कट इससे यार एक होता है यार बायोगैस प्लांट बनता है ये कूड़े करकट से, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। एक है पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट शायद है वो, मुझे सही से याद नहीं है। नहीं, आप ये ना बताओ कि कौन बना रहा है, आप ये बताओ कि किस तरह बन सकती है। यार अभी गैस की तो मैंने मिसाल दी है कि गैस इस तरीके से बन सकती है। राइट। मेरे ख्याल में अगर हम कंबशन कर दें इस चीज की, इन सबको जला देते, जाहिर बात है उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना एनर्जी में। यार उससे ये भी है, फिर उससे एयर पोल्यूशन होगी। एयर पोल्यूशन हो गया। एयर पोल्यूशन अगर हम इस तरह गंद को इसी तरह फेंक देते हैं तो फिर वो सॉइल पोल्यूशन हो जाती है। तो रिसाइकल करके
रिसाइकल शॉपर को कैसे रिसाइकल करेंगे? बहुत सारी फैक्ट्रीज से हो जाता चीजें तो प्लास्टिक बॉटल प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक तो रिसाइकल हो जाता है, प्लास्टिक और ग्लास, वो तो मुझे पता है। वो तो मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देख लिया कि ग्लास को कहता है उसको हीट करते हैं तो वो पिघल जाता है और फिर से उसे फॉर्म करते हैं। ये मैंने भी देखा। शॉपर भी हो जाता है भाई। शॉपिंग बैग यार। अच्छा जी, चलो सही है, हो जाता होगा। चलो आगे आते हैं। हाँ जी, और कोई सवाल इस पे से? आगे चलो। यस चलो जी। अच्छा, ये तो आप सबको पता होगा, एटमॉस्फेयर की चार जो है ना सेगमेंट्स है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। कोई सवाल? नो। हाँ जी, कोई होते हैं एनवायरनमेंट के चार सेगमेंट होते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। इस पर से कोई आपका सवाल हो? नहीं नहीं, ये आसान, आगे चलो। नहीं है, चलो ठीक हो गया। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, हमें पता है कि बायोस्फेयर जो है वो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर को भी अपने अंदर कंज्यूम करता है, लिथोस्फेयर को भी कंज्यूम करता है और हाइड्रोस्फेयर को भी कंज्यूम करता है, मगर फिर भी उसका मास हाइड्रोस्फेयर से क्यों ज्यादा नहीं है? ये मेरा सवाल है, किसी को पता है? यार हाइड्रोस्फीयर में मोस्टली कंटेन वाटर है। वाटर जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसका मास वाटर का नेचुरली सबसे ज्यादा है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको 87। या मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ ना, फिर आपको जरा समझ आ जाएगी। देखो, ये देखो, वो कह रहा है कि बायोस्फीयर एयर और एटमॉस्फेयर को भी कंज्यूम करता है, लिथोस्फेयर को भी कंज्यूम करता है और हाइड्रोस्फेयर को भी कंज्यूम करता है, मगर फिर भी बायोस्फीयर का मास सबसे ज्यादा क्यों नहीं है? हाइड्रोस्फीयर ये जो है हमारा ये हिस्सा, ये तो सिर्फ एक वाटर अलग है ना, मगर बायोस्फीयर में तो हमारे पास ये दोनों चीजें भी है, मगर फिर भी उसका मास बायोस्फीयर का क्यों ज्यादा नहीं है हाइड्रोस्फीयर से? तो उसने बताया हुआ सर, कंपोज आर 10 पार्ट्स, अच्छा, नॉट ऑल। सही कुछ चीजें। सही सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास अब लिथोस्फीयर। इसका कोई सवाल? यार मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई सॉइल कंटेन ओनली 5% ऑर्गेनिक? वाई सॉइल कंटेन? ओनली 5% ऑर्गेनिक। यार ये बात मुझे भी नहीं पता। अच्छा यार अंजला, वो बताओ ना, क्ले नेगेटिव चार्ज। क्ले नेगेटिव क्या? वो उस टॉपिक पे आ रहे हैं, अगला टॉपिक भी है, मुझे खुद नहीं पता, ये बच्चों से पूछो। वो किधर है यार, वो जो था काल वाला केमिस्ट्री मास्टर, ये कौन कह रहा है उर्दू में? पूछो, मुझे भी समझ है। जैन आजम, यार उर्दू में ही बात कर रहे हैं हम। हाँ, किसी का कोई, मुझे यार ये नहीं पता कि क्यों सॉइल 5% होती है ऑर्गेनिक। चलो ठीक है, कोई नहीं। नहीं पता, ठीक हो गया। ये अज्जा हैं, इनऑर्गेनिक ये अज्जा हैं और ऑर्गेनिक ये चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई क्लियर कर दे, पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या फर्क होता है? यार मुझे नहीं पता। पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लियोटाइड में मुझे कोई फर्क बता दे। यार आई थिंक तो पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ना, उसमें शुगर कंटेंट्स वगैरह होते हैं, शुगर की अमाउंट्स वगैरह होती हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स में बेसिकली डीएनए से रिलेटेड है। हाँ, चलो सही हो गया, ठीक है। नॉट श्योर बट मेरे ख्याल से शायद यही है। चलो सही है। चलो जी, यहाँ आ गए हैं इन्वायरमेंट, क्या कहते हैं, यार लिथोस्फीयर का। मेरा एक क्वेश्चन है यार। जी पूछें। यार ये क्ले है नेगेटिव चार्ज के साथ ये स्मॉल पार्टी बना हुआ जिसमें लिखा हुआ है CO2 + H2O गिव अस H2CO3 गिव अस HCO3 नेगेटिव। इसका कोई, हाँ ये यार साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है ये, हाँ इसके नीचे जो इक्वेशन लिखी हुई ये अच्छा, ये वाली, हाँ। आंसर किसका है यार ये? इसका क्वेश्चन क्या है? मैंने आपको बताया कि
इक्वेशन वाली चीजें मुझे नहीं आती बात समझ। है। नहीं, इसकी हाँ मुझे जी। समझ तो है, लेकिन क्वेश्चन का नहीं पता इसका क्वेश्चन क्या बनेगा। इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सर ये दे देंगे और ये पूछेंगे, इट्स लाइक बताइए किसकी क्वेश्चन है। हैं? क्वेश्चन तो नहीं वही ना, पूछेंगे। किस सवाल हुआ। यहाँ सारे कहेंगे इक्वेशन को बैलेंस करो। हाँ ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कहेंगे कि सर ने बताया भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि सर ये कह सकते हैं कि जी क्या इस सर? रिएक्शन को कंप्लीट करें। हाँ ऐसे Reaction दे complete सकते हैं कि एक दे दो और कहें आगे रिएक्शन को आप कंप्लीट करो। हाँ, मैं भी ऐसे आ जाए। ये बच्चे वाला तो नहीं पूछेंगे सवाल। अच्छा यार क्ले वाले का तो बता दो। हाँ, क्ले का clay मैंने वाले यार का ये आंसर है कि क्ले में जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, आहिस्ता उसमें बोल, होता है आहिस्ता आहिस्ता मैंने आहिस्ता मैंने कहा रिप्रेजेंट करके बता, रिप्रेजेंट करके बता। एटलीस्ट के ऑप्शन कहाँ पे है? ये ऑप्शन यार ये नजर आ रहा है, यू आर प्रेजेंटिंग, ये साइड में नीचे, जब तक ये प्रेजेंट कर रहा है आप अमन नाजिर आप बता दें शेयर आपने जो कहा। स्क्रीन आ रहा है यार। हाँ ना, तो शेयर स्क्रीन ही करना है। अच्छा यार, मेरे पास ना आपने- मसला ये है कि मेरा मोबाइल चेंज है, मेरे मोबाइल में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना वो दूसरे मोबाइल में है और इस मोबाइल में दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई सी भी ऐसी ऐप नहीं है जिसके अंदर आप लिख सकते हो। नहीं नहीं, ये तो मसला है। मैं वैसे चलो, बोल अच्छा। के बता देता हूँ, वो बोल के भी समझ आ जाएगी। यार पहले आहिस्ता अमन बोल। नाजिर को समझा दें। क्ले में जो पार्टिकल्स होते हैं ना मोस्टली, उसको जब आप रिएक्ट करवाते हो ना तो उसमें हमेशा जो पार्टिकल आखिर में बनेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि यहाँ पे SiO2 है, SiO2 को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो Si+4 बन जाता है जो उसके ऊपर पॉजिटिव 4 चार्ज होता है, और दूसरा O2 बन जाता है जो O2 के ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो हर बार जब भी आप इसके कोई भी पार्टिकल होगा उसको रिएक्ट करवाओगे तो उसका ऊपर लास्ट में नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज शो करता है कि क्ले के पास नेगेटिव चार्ज होता है। मुझे कसम से कुछ भी समझ नहीं आया। मैं बताऊं, हाँ जी आप बताएं, जी आप बताएं। सिंपल से हमने पढ़ा है कि एट द एज ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वहां पर होते हैं ऑक्सीजन एटम और वो अनशेयर्ड होते हैं, इसकी वजह से क्ले पे नेगेटिव चार्ज होता है। या सिंपली ये मैं भी यही समझा रहा था। फिर से तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज करके लगा। तूने इतना एग्जैजरेट कर दिया था ना यार मैं पूरी स्टोरी बता रहा था। किधर से स्टार्ट हुआ किधर से जाके खत्म हुआ। अनशेयर्ड ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, इस वजह से क्ले का जो वो होता है चार्ज वो नेगेटिव होता है और इसका चार्ज साइज पे भी डिपेंड करता है। ठीक दो हो रीजन। सिंपली अगर ये सवाल आता है ना, सिंपली आप सिर्फ इक्वेशन ये लिखते हो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये वाली At the edge of the molecules, oxygen atom are unshared. That's why clay consists of negative charge. ठीक है। अच्छा कोई बंदा ऐसा है जो इस इक्वेशन को समझा सके यार? कौन सी? ये वाली CO2 क्या है? रिएक्ट हुआ है सिंपल और वो इसने HCO3 बना दी है। क्या ये वाली मुझे ये वो सिंपल है यार। तो नहीं होता। यार स्क्रीन तो वो करना शो। SI के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। वही शो करना भाई, शो वही कर। वो बंद हो जाती है पता नहीं क्यों। Green. हाँ ये सॉरी येलो दूसरा वाला ये वाली। अच्छा ये क्या कहते हैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है? नो आइडिया। मेरे ख्याल से शायद ये इक्वेशन जो हुई है ना सॉल्व, इसी को लिखा हुआ है आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। अच्छा आइसोमॉर्फस क्या? हाँ जी हाँ जी। एक्सचेंज ऑफ जब ये टाइम। सिलिकॉन MnO2 में ट्रांसफर हुआ है तो इसको आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। आइसोमॉर्फिज्म वही था ना कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। यार सिंपल है एक्सचेंज ऑफ टाइम। एक चेंज ऑफ टाइम किधर से आ गया? substitution of ion from और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है। from different valency. अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जो लिखा हुआ है इट पोजेस गुड कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, क्यों? ये वाला जो पॉइंट है कि क्ले पोजेस गुड
कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, वो क्यों? कौन सा एक्सप्लेनेशन? हेलो, यार आई थिंक तो जब इसको रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि ऐसा ही हो को हमने रिएक्ट करवाया तो ऐसा ही +4 बन यार रहा तेरा है, नेट ऑन तो किया और साथ गूगल भी करता रहे। अच्छा इसी वजह से शायद। अच्छा जी, चलो ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया, आगे चलो ना मैं। हाँ चलो ठीक हो आगे गया। चलो। हाइड्रोस्फीयर, ये तो मेरा काम है यार, सबको ही पता है कि 80% हमारा जाना सरफेस वाटर से कवर एरिया, जिसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। उसके अलावा सिर्फ 1% हमारे पास ड्रिंकिंग के लिए है, 97% वो है सी वाटर है, 2.4% ग्लेशियर है। ठीक है, हाँ, आगे। मोस्टली एमसीक्यूज ही है इसमें, एमसीक्यूज हाँ, ही आएंगे इसमें। अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है, ये पता नहीं इसके ऊपर करता है कि नहीं करता, ये जो आप देख लो ना जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये शायद सर इस चीज में हमें कंफ्यूज कर दे, सर हमें दे दें इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, इज यार इक्वल्स समझ टू 1, नहीं क्योंकि हमें ये तो 1 से कम, लेस देन 1 है ना, लेस देन 1% है हमारे पास पीने के लिए। नहीं 1% फॉर ड्रिंकिंग के जो 1% सर ने प्रेजेंट। हाँ, ये तो बात है, 1% लेस देन 1% फॉर ड्रिंकिंग है, नहीं, मोर देन है। लेस देन 1% फॉर ड्रिंकिंग है हमारे पास। लेस हाँ देन लेस देन। 97 सर देते भी है ना, तो सर वो ये साइंस शो करेंगे। हमारे पास 0.6% पीने के लिए पानी है, क्योंकि देखो 97 प्लस 2.4 तो हमारे पास बनेगा 99.4 बन जाएगा, तो हमारे पास 0.6% पीने के लिए है पानी, हाँ है ना। तो तो ये ग्रेटर देन 1 ना फिर लेस देन लेस देन 1 होगा ना, क्योंकि ये देखो ना आप, लेस देन 1 बड़ा होता है कि 0.6 बड़ा होता है, सारी बात है 1 बड़ा होता है, ये सर ने गलती से साइन उल्टा लगा दिया होगा। सर की पीडीएफ में बहुत सारी मिस्टेक्स है, रहने दो आप। क्या कर सकते हैं यार, अब वो जितनी हमारी लॉजिक चलती है कम से कम वहां तक तो चले ना। आप समझ लो कि 1.1% है, अगर सर दे भी लिए ना फिर भी साइन तो लाजमी डालेंगे। तो ठीक हो गया, ओके साइन होगा तो समझना फिर 1% ही है। सही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हमें पता है एटमॉस्फेयर भी होता है, लिथोस्फीयर भी होता है, हाइड्रोस्फीयर भी होता है। इसका कोई सवाल? नहीं तो अच्छा, एटमॉस्फेयर में तो यार पूरा एटमॉस्फेयर नहीं आ जाएगा, है कि नहीं? मेरा एक सवाल है कि एटमॉस्फेयर में तो पूरा एटमॉस्फेयर आ जाएगा और बायोस्फेयर उस एटमॉस्फेयर को भी कंज्यूम करता है, तो ये किस तरह हो सकता है कि बाकी जो हमारी 3 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उसके अंदर कैसे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? क्योंकि देखो अगर आप सेकंड पढ़ो और ये पहला पढ़ो, इट इज अ रीजन वेयर लाइफ एग्जिस्ट, तो एटमॉस्फेयर के जो बाकी जो अपर 3 लेयर है वहां पर कैसे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं यार, एटमॉस्फेयर में तो लाइफ एग्जिस्ट है, कर ही नहीं सकती ना। वही तो मैं कह रहा ना, तो इसने इसने देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ रीजन वेयर लाइफ सर ने एग्जिस्ट। साइड पे हाइट भी तो शो किया कि इतने एल्टीट्यूड में सिर्फ होता है। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही सर ने साइड पे शो तो किया होगा। 500 किलोमीटर तक 85 से 500 तक है, तो 500 से अबव जो होगा मींस उसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। 500 टू अबव, उससे कम में भी शायद पॉसिबल हो। यार मीटर एग्जिस्ट करती है, उसके ऊपर नहीं करती है। हाँ ठीक होगा, यानी कि 6 किलोमीटर तक एक्सटेंड करेगा। बिल्कुल। चलो आगे चलो। हाँ हाँ चलो। एटमॉस्फेयर आ गया है जी। अच्छा ये बता देगा जी, एटमॉस्फेयर का मैथ इतना इतना होता है, ठीक हो गया ना, और कहाँ तक एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है? यार, ये सारा सेकंड पॉइंट की कुछ समझ नहीं आ रही। कांस्टेंट एक्सचेंज मैटर ऑलवेज हैपन बिटवीन एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। हाँ ये मैं आपको समझाता हूँ, ये मुझे बात समझ आ गई है। वो कह रहा है कांस्टेंट एक्सचेंज मैटर ऑलवेज हैपन बिटवीन एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड नहीं, ये वो चीज़ नहीं है, सॉरी मैं कुछ और समझा था। एक सवाल मैंने बनाया था, उसके अंदर से क्या कहते हैं, जो सर ने बुक सेंड की हुई थी ना, उसने कहा था कि जी कांस्टेंट एक्सचेंज मैटर इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन क्या कहते हैं थर्मोस्फेयर और इसके अलावा
मियोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। यार वो ठीक है ना, तो वाई दूसरा टॉपिक है ना। थर्मोस्फीयर वो तो इसका होता था क्योंकि जारी बात है नीचे वेदर भी चेंज होता है। हमने अभी जैसे भी वीडियो में देखा था कि उसके अंदर वेदर चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंपोजिशन होती है वो नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, इसलिए उसका तो समझ आ गया था मुझे। ठीक है ना, इसका नहीं समझ आई मुझे। और मैंने भी ये पॉइंट छोड़ दिया क्योंकि मुझे खुद इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही थी, और वैसे भी इस पॉइंट में कुछ ज्यादा एमसीक्यूज है नहीं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ आएगा। यार हंसला तुम साइड से गूगल भी करके देख लो ना। क्या क्या गूगल या, गूगल यार जो गूगल तुम्हें में ना पॉइंट नहीं समझ आ रहा है उसको डिफरेंट चेक पॉइंट कर लो आ रहे गूगल से। क्या कांस्टेंट एक्सचेंज मैटर ऑलवेज हैपन बिटवीन। अब ये मुझे ये भी तो पता नहीं चल रहा कि सवाल करने का ये है। यार रैंक सवाल है हंसला यार, तो गूगल में वैसे भी ना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स तो वे आ जाते हैं, समझ नहीं आती फिर उसमें। ये भी बात है, ये भी बात। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट की तरफ मूव करो। अच्छा एक सेकंड, हाँ वो अगला टॉपिक है, चलो अगले टॉपिक में बात यार मुझे वेट रेशियो नहीं समझ आई। L600 किलोमीटर ये है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। अच्छा ये रे जो रेशियो है ना, मैं आपको समझाता हूँ। टिपिकल ऑर्बिट क्या होता है? कौन सा ऑर्बिट? यार ये वो ऑर्बिट है जब जैसे जैसे हम अपवर्ड में जाते जाते हैं ना, तो ग्रेविटी की जो अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटी पुल होता है, वो वैसे वैसे कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटी का पुल कम होता जाएगा, वो हर जगह सेम नहीं होगी। तो जिसकी वजह से जो अर्थ की शेप है वो एलिप्टिकल में ऑर्बिट में होती है, वो सर्कल में नहीं होती। चल, ठीक हो गया। अच्छा हाँ, मैं आपको ये समझा रहा था कि देखो सबसे ज्यादा मैथ्स किस चीज का है अभी इस वक्त। 80% हमने पढ़ा कहाँ क्या है, वाटर है हमारे पास। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, सारा वाटर पर कंसिस्टेंट होता है। तो 80% हमारे पास क्या आ गया, वाटर आ गया। हाइड्रोस्फीयर जो है, एटमॉस्फेयर ये ऊपर आपको कंपोजिशन दी गई है 4.5 या 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मेट्रिक टन। ठीक है कि ना, कि उसका आपस में रेशियो निकाला हुआ है 80% को डिवाइड करके क्या कहते हैं इससे। ठीक, उसके अलावा बायोस्फीयर जहां तक उसकी हाइट है ना, यानी कि 6,000 मीटर ऊपर तक और 10,000 मीटर नीचे तक, जितना उसके अंदर एरिया कवर होता है उसने सिर्फ उसको ध्यान लिया हुआ। ठीक है, समझ आई? नहीं आई? अच्छा ये बात बताता हूँ, सबसे ज्यादा मैच किसका है ये बताओ आप। हाइड्रोस्फीयर का। क्यों? क्योंकि 80% कवरेज वो करता है। ठीक हो गया ना। उसके अलावा कह लो कि कोई हमारी 10% कोई मेरे ख्याल में वो होगी, 10 से 20% हमारी लैंड होगी। ठीक हो गया ना। उसके अंदर हमारे पास 5% कोई एटमॉस्फेयर होगा, जरी बात है। और बायोस्फीयर उन सब का मजमुआ है, मगर कहाँ तक, 6,000 मीटर ऊपर तक और 10,000 मीटर नीचे तक। तो उन सब के आपस में रेशो निकाली गया। बस सिंपली नहीं समझ आ रही तो याद कर लो बस ये वैल्यू। मेरे नहीं ख्याल में सर इतना कोई डीप पूछेंगे हमसे अभी पहले सेमेस्टर, हम कौन से आखिरी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं यार मैं फिर भी ये वेट रेशियो क्या मतलब ये समझ नहीं आ रही। नहीं मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट देंगे क्योंकि सर ने सिर्फ 20 क्वेश्चन दे दिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। और वैसे भी नहीं समझाया इतना कुछ भी। यार देखो सर ने भी हमें को इतना खास इतना नहीं समझाया, मैंने खुद समझा कि इसकी बस हाँ ये सर अगर ये पूछे ना सर के जी सबसे ज्यादा इसकी क्यों है, हाइड्रोस्फीयर की सबसे ज्यादा वैल्यू या रेशियो क्यों होती है, तो अब ये बता सकते हो कि जी 80% वाटर है। ठीक है, और बायोस्फीयर की सबसे कम क्यों है सर ये पूछेंगे। एटमॉस्फेयर का तो सर ने हाथ भी नहीं लगाना, ये बात याद रखना। बायोस्फीयर क्यों है सबसे कम, क्यों? क्योंकि देखो हमारा ये कंज्यूम तो तीनों जगह करता है। ठीक है, लिथोस्फीयर भी, हाइड्रोस्फीयर भी, एटमॉस्फेयर भी, मगर ये सिर्फ 6,000 मीटर ऊपर तक एक्सटेंडेड है और 10,000 नीचे तक एक्सटेंडेड है। जबकि हमारा जो वाटर है वो इससे कहीं गुना गहरा है और आसमान इससे कहीं गुना ऊपर है। उसने 500 किलोमीटर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर हाइट सिर्फ 6 किलोमीटर है, अगर आप गौर करो। ठीक है ना यार हंसला छोड़ दे सर, इतनी डिटेल में जाने वाले ही नहीं है। एमसीक्यू का सिंपली सर ने इतनी डिटेल में जाएंगे ही नहीं। हाँ वैसे अभी तो हमसे के लिए प्रिपेयर कर लो। और अब छोड़ के फिर भी सर इतनी डिटेल में ना जाते हैं। हाँ लॉजिकल बात करो, सब्जेक्ट में कोई सर पूछे भी भेजे हुए स्क्रीन गायब हो गई।
लेकिन ये देखो भी आ गई, ये देखो आ गई। हाँ वही है। यार बेस्ट ऑफ 3 यहाँ पहले ये तो बताओ, ये फाइनल है? हाँ जी बेस्ट ऑफ 3 है, सर ने भी यही कहा कि बेस्ट ऑफ 3 है। और जहाँ तक वो है, सर ने कह दिया कि जी मैं क्या कहते हैं वो आसान ही दूंगा। तो यार उम्मीद तो यही है कि सर आसान ही देंगे। जहरी बात है, वो पागल थोड़ी है, झूठ क्यों बोलेंगे। यानी अगर प्रिपरेशन ना करें मसला तो कोई नहीं। अब क्यों क्यों बेवकूफियां कर रहा है। ये भी नहीं सर ने कहा कि प्रिपरेशन ना करो, हमेशा प्रिपेयर रहो। नहीं वैसे ये काउंट तो नहीं होगा ना, मैं यही बस पूछ रहा हूँ। काउंट यार भाई देखो, अगर खुदा ना खास्ता आगे जाके आपका कोई बिजनेस सही होता, फिर क्या करोगे आप? वाओ बच्चे कब आ रहे हैं। हाँ जी ये देख, अगर हसन बात सुन, अगर अल्लाह ना करे तेरा आगे जाके कोई टेस्ट अच्छा ना हुआ, इसकी भी तूने प्रिपरेशन ना की हुई, तेरे तो 2 टेस्ट गंदा होगा कि नहीं होगा? ठीक होगा ना, तो फिर तेरे उसके ऊपर जीपीए के ऊपर वो करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ जितनी मेहनत हो सकती है ना उस पर कर लो, किसी को ऑप्शन समझ के ना छोड़ो कि यार अभी ऑप्शन है तो छोड़ दिया। यार ये वाली जो चीजें ना ये हो जाएंगी। मसला ना मुझे रिएक्शंस के अंदर आ रहा है, वो ना ही सर ने पढ़ाया और ना ही समझ कुछ आ रहा है उसमें। यार सर ने एमसीक्यूज देने, एमसीक्यूज में रिएक्शन नहीं आएंगे इतने ज्यादा। अगर आप भी किया ना तो बस इक्वेशन सर करने के रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस करो, एक एक करके बोलो। करो यार रिएक्शन को बैलेंस करने का क्वेश्चन तब आता जब सर फिलिंग द ब्लैंक देते। अब सर ने खुद ही कह दिया कि सिर्फ एमसीक्यूज हैं, वो भी 20 हैं। ऑप्शन भी तो दे सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हो। हाँ नहीं तो वो एमसीक्यूज के अंदर भी तो दे सकते हैं ना सर ऑप्शंस के, कौन सा करेक्ट यार है? अगर सर हाँ जी एमसीक्यूज में अगर देते भी है ना रिएक्शन, तो वो सर ये दे देंगे आपको, रिएक्टेंट दे देंगे, आपने ये बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ जी और वो मेरे ख्याल से पता नहीं है, रिएक्टेंट जब आपके पास गिवन होता है ना, आप प्रोडक्ट खुद ब खुद भी बना सकते हो। ये तो है, मगर यार फिर भी अगर सर ने एक जैसी सारे दे दिया है, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ। यार एक मेन क्वेश्चन आया यार, उसका आंसर दे दो यार पहले, चैट देख के। भाई पूछो। बोलो नहीं चैट में लिखा गया। अगर आज की तरह भी लाइट चली गई तो क्या होगा? यार क्या होगा, सारी फिर बस क्या कहते हैं, अंधेरा होगा और क्या होगा। जिस तरह आज मैच वाले वैसे ही हमारा कल केमिस्ट्री में भी हो जाएगा। अल्लाह ना करे। अल्लाह करे। दुआ कर लो क्या पता मेरा ब्लैकआउट हो जाए। पहले किया यार एग्जैक्ट मैथ की क्लास से एक दो बातें कर रही थी। और मैथ्स की आज की क्लास में मेरी पिछले टॉपिक्स थोड़े से समझने थे, आज की क्लास ही नहीं हुई। अब सर ने ना नए लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भेज देनी और तुम वो पढ़ना। किस लिए एक हमने बैठाया हुआ है, समझाएगा ना। आसान इक्वेशन लिखी है, मैं क्या बताऊं। n+O2 बच्चे को पता होगा, NO2 बनेगा। ये NO2 मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अल्लाह ना करे इस तरह का दे दिया, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। यार सिंपल वे n+O2 है, आगे जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो दोनों कंबाइन होकर ही लिखे जाएंगे NO2। यार मुझे ना गुस्सा ना चढ़ाया, एक तो तुम पहले मुझे सैंडविच नहीं खिलाया हुआ, ऊपर से तू बोल नहीं जा रहा, समझ नहीं रहा बात तेरी। अब देख ये तो छोटी सी इक्वेशन है ना, आगे तो बड़ी इक्वेशन देख रहे। अगर दे दिया सर ने HCO+4O2, आगे फिर कह रही थी प्रोडक्ट इसका फाइंड करो, फिर क्या बनेगा? सारी ऑप्शन एक जैसी आ गई तो रट्टा लगाओ। हाँ वैसे ये भी है, रट्टा लगाओ। सारी ऑप्शन ए वाली इक्वेशन भी दे सकते हैं सर एमसीक्यूज में। रेडिकल्स वगैरह वो जो थे उनका सोचो ना। और यार देखो, आप एक बार इक्वेशंस को सारी की रीड कर लो, आपके माइंड में फिर भी थोड़ा बहुत रह जाएगा कि क्या क्या इक्वेशंस है। हाँ यही है कि आई डोंट नो सर एमसीक्यूज में इक्वेशन देंगे ज्यादातर, सर ने वही टिपिकल एमसीक्यूज देने हैं कि यार इसकी क्या परसेंटेज है, इसकी रेंज क्या है, ये कितने परसेंट होता है। सर ने 1 से 2 जरूर देने हैं, याद रखना 1 या 2 जरूर देंगे सर। और सर ने ये भी कहा था कि रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स मैं आपको दे दूंगा कि आपने बताना है इसमें कौन से रिएक्टेंट हैं, इसमें कौन से प्रोडक्ट्स हैं। हाँ सर ने ये कहा था, लेकिन सर ने कहा था तब जब फिलिंग द ब्लैंक्स होगी, अब तो फिलिंग द ब्लैंक्स है ही नहीं। एमसीक्यूज में ही आएंगी यार हो नहीं भी हो सकता है। एमसीक्यूज का सर ने कहा था लेदर पोर्शन होगा और फिलिंग द ब्लैंक्स का लेदर पोर्शन होगा। वैसे इन दोनों चीजों में ना ज्यादा फर्क नहीं है वैसे। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो भी यही कह रही हैं कि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे क्या पता सर जाना आगे लिख दें ऊपर, सेम ही है, बस वो ब्लैंक दे देंगे और उसमें उन्होंने और जरा अगर ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स आई ना तो सर ने ऑप्शन ही देने फिलिंग द ब्लैंक्स में, ये बात कंफर्म है। देंगे ब्लैंक में क्योंकि ऑप्शन नहीं होगी।
मैंने सर फिल इन से द पूछा ब्लैंक था। ऑप्शन होगी हाँ मैंने, क्योंकि मैंने ना इस बारे में सर से पूछा था, मैंने कहा था सर जी एमसीक्यूज में आप ऑप्शन देंगे, सर ने कहा हाँ। और फिर मैंने पूछा था सर जी आप फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन देंगे, सर ने कहा फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी ऑप्शन होती हैं। हाँ जी सारी बात है फिल इन द ब्लैंक तो फिर क्या पता और क्या सर पता ने कहा था पेपर में लेना। का अलग पोर्शन होगा और एमसीक्यूज का अलग पोर्शन होगा। और फिल इन द अच्छा ब्लैंक्स में भी वन हो, और फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन में भी वन हो या मोर देन वन हो। अच्छा राइट हाँ तो उसके हिसाब से सर ने कहा था मैं नंबरिंग करूंगा। अब तो अब सर ने रिटर्न में से आ सकती है बस, अगर आएंगी तो। अच्छा यार टॉपिक अब देख हाँ जी लें, तो तो कल पता हाँ चल जाएगा। यार परसों तक कंप्लीट कर लें, कल हो जाए फिर बात कर लेंगे। यार जी चलो आप ही कहीं ना तो सर ने यही पूछ लेना है, रिएक्टेंट दे देंगे, आपको प्रोडक्ट बताना होगा। अच्छा ये देखो जी अब एटमॉस्फेयर हमें पता है कि जी एटमॉस्फेयर जो हमारा है वो यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक हो गया ना। अच्छा इसमें अब ये देखने वाली बात है जो सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट है कि विजिबल रीजन की रेंज क्या होती है और जो इंफ्रारेड रीजन होता है उसकी रेंज क्या होती है, रेज हाँ सॉरी, उनकी दोनों की रेंज याद कर लो, ये सर पूछ सकते हैं। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। हाँ ये जी पूरे याद कर लो। 3 पॉइंट्स हैं। हाँ जी तीनों पॉइंट बढ़िया है। और याद रखना कि जी जो 300 नैनोमीटर से कम की जो होती है ना रेज यूवी रेडिएशन सिर्फ उनसे प्रोटेक्ट करता है, ये सबसे पहली लाइन लिखी हुई है। इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम डेंजरस यूवी रेडिएशन लेस देन नहीं ग्रेटर देन ग्रेटर देन 300 यार, 300 से 2500 तक। हाँ ग्रेटर देन पैसे साहब रेट तो लेकिन में फर्क ही पता चल रहा है। यार वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये साइन वैसे ही बड़ी कंफ्यूजेबल है। सही बात है। इट इज इम्पोर्टेंट इन रेडिएटिव बैलेंस ऑफ अर्थ, ठीक हो गई ये भी यार ये पता- जो बीच में एक बॉक्स बना हुआ है यूवीसी, यूवीबी, यूवीए, इनका क्या है? ये मुझे भी नहीं पता, मेरे ख्याल में ये था रेडिएशन का वो कुछ ये वाली रेडिएशन का नाम ये अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। हाँ जरूरी तो नहीं है यार। अल्ट्रावायलेट है एक विजिबल रीजन। यार तुम उनके वो देखो नैनोमीटर नंबर देख लो, अल्ट्रावायलेट कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आसान लफ्जों में बताना। जो ग्रीन हाउस के अंदर इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस यार सन से जो रेडिएशन आती है नॉर्मली जो होता है ना ग्रीन हाउस वगैरह उसमें सन से जो रेडिएशन आती है उस पे फॉल करती हैं वो उसको अपने अंदर उस रेडिएशंस को जो है ना अपने अंदर ट्रैप कर लेता है जिसकी वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो इंक्रीज हो जाता है। निहार साहब आपके केमिस्ट्री में कितने नंबर थे वैसे? माशाल्लाह से 68 माशाल्लाह, मैं भी क्यों लेकिन आने में 75 चाहिए थे, बहुत उन्होंने धांधली की है मेरे साथ यार। ये यार मेरे साथ भी धांधली है कसम से, मुझे 35 की भी उम्मीद नहीं थी मगर अल्लाह के फजलो करम से 65 है यार। मेरे ऐसे के मार्क्स तेरे नंबरों में लग गए हैं। हो सकता है। तुम दोनों पहले इस पर बहस कर लो फिर हम टॉपिक पे चलते हैं। ये इस पर हम क्लास पूरा ज्वाइन कर लेंगे। ओके यार किसी आपको जमाने में पहले मुझे इसे केमिस्ट्री बहुत बातें पसंद कर लो। थी, अब आके जहर लगती है। अच्छा चलो सही है। आगे अल्लाह अच्छा जी ग्रीन हाउस इफेक्ट और कोई अच्छे उसके अंदर एक्सप्लेन कर दे जरा आसान लफ्जों में। निहार साहब तो बहुत ही मुश्किल समझाते हैं। अमन नादिर आप बता दें। यार स्क्रीन तो शो कर बुक सॉरी पूछो तुझे। हाँ जी ऑन करके ही रखे हैं। वही है जो उसने बताया है, इसमें ज्यादा इजी क्या होगा। तो इसकी समझ नहीं आती निहार की। यार हमें पता तो केमिस्ट्री आती है मगर समझाना नहीं आता। इसको एबीसी समझा दो। यार मेरे ख्याल में ना ग्रीन हाउस इफेक्ट जहाँ तक मेरा ख्याल है इतनी हीट एनर्जी कहते हैं जो कि एक आम जिंदगी को बसाने के लिए आम जिंदगी चलाने के लिए जो हीट होती है उससे मेरे ख्याल में ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। ये बात यार सोलर रेडिएशन जब नीचे फॉल करती है ना, जब वो ग्रीन हाउस के ऊपर फॉल करती हैं तो वो उस सोलर रेडिएशन को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। ग्रीन हाउस जिसकी क्या वजह होता है? से ग्रीन हाउस क्या होता है?
यार ये तो पूरा एक प्रॉपर प्लांट वगैरह के ऊपर बना होता है, उनको सोलर रेडिएशन से बचाने के लिए, आई थिंक सो शायद। अच्छा सही। फिर यार मेरे पास प्रॉपर पॉइंट नहीं है। यार ये देखो ना जो मैंने पढ़ी है ना। हाँ जी आप बता दें, कौन है आप? ईशा। हाँ जी आप बता दें। अच्छा, ग्लास का बना होता है, एक हट टाइप का होता है, उसके अंदर रखे हुए फ्रूट्स, वो रखे इसलिए होता है उसके अंदर क्योंकि जब हीट उसके अंदर आती है तो वो ग्लास उस हीट को बुझाने देता है। ये होता है ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस ये होता है कि जो कुछ गैसेस होती हैं, वाटर वेपर, CO2 और मीथेन, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जब ऊपर को एक लेयर बना देती है ना, तो ये हीट को ना वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है अर्थ की तरफ। सही। ये ग्रीन हाउस की तरह का ही होता है, लेकिन ये वाली रेज जो होती हैं वो हार्मफुल होती है। सही सही। मैं 2 मिनट वो टॉपिक निकाल लूँ एक सेकंड, जहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। इसकी डेफिनेशन ये देखो, it is this phenomena called greenhouse effect which keep the earth warm enough to sustain life on the earth। ठीक है, ये जाना, ये मैंने पढ़ी थी। इसके मुताबिक मैंने आपको बताया था, इसके मुताबिक मैंने आपको कहा था कि इतनी जाना वो एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर इतनी हीट वो पैदा हो जाती है कि जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर सके। और ऑल्सो कि ये पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है शायद। ग्रीन हाउस इफेक्ट शायद मुझे आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल में तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बल्कि ज्यादा वो करता है पोल्यूशन में। ग्रीन हाउस इफेक्ट पोल्यूशन में ज्यादा इंक्लूड होता है। हाँ एयर पोल्यूशन करता है ना, लेकिन जब ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता तो फिर कैसे? जब अब्सॉर्ब करता है ना उससे अर्थ का एटमॉस्फेयर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज हो जाता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर का यूज बन सकता है कि क्या है ऐसी चीज जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को इंक्रीज करती है। अच्छा उसको छोड़ो, मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ। जहर जमीन पे पड़ा हो ना, अगर आप एक स्पंज रख के उसको यानी कि जहर को चूस लो, तो क्या जो स्पंज होगा वो जहरीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं। हाँ वो जहरी बात है, वो जहरीला हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप देखो, इसकी मिसाल देखो, तो वो यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, और वो जाना अनबैलेंस्ड है, जाना वो आपस में वो करती है, रिएक्शन करती है। तो मेरे ख्याल में इसलिए वो जरा खतरनाक है। फिर ये यूज को करने से डेंजरस है। ये जो ग्रीन होते हैं ना, इसको ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के लिए होता है जिनके ऊपर सूरज की रोशनी ना मींस के कम पर ज्यादा पड़े, जिनको हीट ज्यादा चाहिए होती है ग्रो के लिए। रात को सूरज ना थोड़ी ना होता है, तो उस हीट को ट्रैप करने के लिए सारी रात का यूज होता है असल में। सही सही हो गया। चलो आगे मूव करें फिर अब। हाँ आगे मूव करो यार, बहुत गहरी बातें हो गई हैं। नहीं, मेरे ख्याल से फिर शायद वो सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है। सोलर रेडिएशन तो आउटगोइंग रेडिएशन नॉट अब्सॉर्ब और इमिट सोलर और नहीं जी नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना अब्सॉर्ब करती है और ना ही इमिट करती है। वो सोलर रेडिएशन को मेरे ख्याल से अब्सॉर्ब करती है, यूवी को नहीं करती है। यूवी को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है और सोलर को अब्सॉर्ब करती है। हाँ वो कह रहा है कि कहते हैं बाकी कुछ ऐसी गैसेस हैं जमीन के अंदर जो कि यूवी यूट्यूब पे यार इधर से जब सामने तुझे मिला तो बिला जितना क्यों लंबा काम करे यार, उसमें तीनों रेज आ गए जी। यार अब यहाँ पे लिखो अब्सॉर्ब सोलर रेडिएशन।
एक सेकंड। Ozone also absorb and block most UV radiation below 300 nanometer। ये तो ऊपर हम पढ़ के ही आए हैं, ठीक है। सोलर रेडिएशन का आप लिखो। सोलर का लिख के देखो। सोलर रेडिएशन मेरे ख्याल में वही है, वही चीज है। लो उधर लिखा हुआ है कि ना एब्जॉर्ब करती है ना। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया तो है कि वो ना एब्जॉर्ब करती है ना ही इमिट करती हैं। ये क्या कहते हैं, इंफ्रारेड को तो बिल्कुल भी नहीं करते। और मेरे ख्याल में निहाल आपकी बात ठीक है कि सोलर रेडिएशन को हम इंफ्रारेड को लिखा तो है लास्ट लाइन। मेरे ख्याल में सोलर रेडिएशन के अंदर यूवी रेडिएशन भी आ जाती है और इंफ्रारेड भी आ जाती है, क्योंकि सोलर का क्या मतलब है, बाहर से आने वाली, यानी कि सोलर सिस्टम से आने वाली रेडिएशन, तो उसके अंदर यूवी भी होती हैं और इंफ्रारेड भी होती हैं। वो तो जो रेडिएशन सोलर से होती है वो तो 30 सन से प्रोड्यूस है। सोलर रेडिएशन समझ जो सन से सीधा रेज आके फॉल कर रही है अर्थ पे। हाँ जी। अच्छा, कहने के अगले लेक्चर पर हाँ एनालाइज वेरियस एटमॉस्फेरिक लेयर एंड बिहेवियर्स। ये तो यार सारों को ही मेरे ख्याल में पक्का होगा, मुझे तो याद हो गया हुआ। अच्छा जी, 4 सेगमेंट्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अच्छा, मैंने आप सबसे सवाल पूछा था यार ग्रुप में कि थर्मोस्फेयर सबसे ज्यादा हीटेड क्यों है, यानी कि अगर आप देखो इसका टेम्परेचर तो किधर ही है यार, यहाँ पे ये नहीं हुआ के पास है वो लेयर तो थर्मोस्फेयर सन के बहुत क्लोज है। हाँ, आपने मुझे कहा कि ये सन के पास है। दूसरी बात है, अगर ये सन के पास है, नियोस्फेयर उससे निचला वाला है, तो वो क्यों ठंडा है यार, फिर वो क्यों ठंड में जाता है? यार देखो थर्मोस्फेयर की आप रेंज देखो 85 से 500 और उसकी सिर्फ रेंज है 50 से 85 है। यार मेरे पास रेंज में भी देखो ना कितना डिफरेंस है 50 से 85। मैं आपको एनिमेशन से समझाता हूँ, आपको समझ आएगी यार। लेट्स सपोज करना यार, ये देखो ये मेरे पास आ गया सूरज, सूरज रेड होता है। ये देख कर दिया येलो। अब ये देखो और ये मेरे पास रेज आ रही हैं, ठीक हो गया। ये सबसे गर्म हुई है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा मियोस्फेयर कह रहा हूँ, थर्मोस्फेयर गर्म हो गया, ठीक है। जाहिर बात है इसने यहाँ से भी तो गुजर के जाना ना, तो फिर ये गर्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं यार। इसमें गैसेस सबसे, और अगर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो फिर एब्जॉर्ब कर लेती है तो यहाँ तक कैसे पहुंचती हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर तक कैसे पहुंचती हैं फिर? ये तो यार वो जो थोड़ी बहुत होती है ना, जो थोड़ी सी लो होंगी वो आगे ट्रांसफर हो जाएंगी। अच्छा, एक सेकंड यार वैसे इसमें ना क्वेश्चन मेरे भी बड़े बन रहे हैं कि हर एक में जो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है और डिक्रीज क्यों हो रहा है। हाँ, मेरे भी ज़हन में यही था कि स्लैब नीचे और नेगेटिव स्लैब इसका जैसे कि ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, मेसोस्फेयर में डिक्रीज हो रहा है, फिर थर्मोस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है। उसमें O3 की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, O3 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उससे हमें क्या, इससे यानी कि रिजल्ट निकलता है। पास तो उसने एक ही जगह से होके जाना ना हर जगह। ये देखो पहले यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, फिर मियोस्फेयर में क्यों नहीं हो रहा टेम्परेचर ज्यादा? पास तो वहीं से ही होके जाना ना उसने। तो मियोस्फेयर में जो गैसेस है ना उसके मॉलिक्यूल बड़े कम है, गैसेस कम है, इससे टेम्परेचर ज्यादा कम होता है। और थर्मोस्फेयर में गैसेस ज्यादा है जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है। यार मेरे ख्याल से इसका आंसर है इसकी पॉजिटिव लैब्स रेट है और दूसरा ये कि उसमें लो लेवल हो। अबे पॉजिटिव लैब्स रेट कहते हैं उसे, कि पॉजिटिव लैब्स रेट कहते हैं उसे जहाँ पर टेम्परेचर लो रहा हो। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशनल लेयर है। यार ये देखो वो पढ़ ले हम जरा। यार मेसोस्फेयर के अंदर ना जो होता है ना प्रेशर लो होता है सब में, इसलिए टेम्परेचर भी लो होता है। यार देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, एज मेसोस्फेयर एटमॉस्फेयर हैज मिनिमम टेम्परेचर। किधर लिखी है? ये सबसे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एट मेसोस्फेयर
mesopause or atmosphere has the minimum temperature. कितने? यार ये लेक्चर जो है ना, लेक्चर 2 की जो प्रेजेंटेशन है उसमें लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन खोल के बैठा यार मैंने तो सारी तैयारी प्रेजेंटेशन से की है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की, तो उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। मैंने दोनों पढ़े हैं भाई, मैंने दोनों पढ़े हैं। मैंने कहा हमें बिला जाके यहाँ से ना सर ने कोई चीज यहाँ पे मिस कर दी, उधर उधर जाना। यार सर ने वैसे भी एमसीक्यूज है ना, इतनी डीपली बातें नहीं पूछनी कि क्यों होती है क्या होती है, सर ने भी हमें नहीं बताया क्यों होती है क्या होती है। वो तो ठीक है, मगर फिर भी अपने उसकी अब आगे की भी तैयारी रखनी है ना यार। बात तो वैसे चाहिए तो सर को है, ये हमें समझाएं वगैरह कि टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है। वो तो सर ने भी सिर्फ हाइट का बताया, ये हाइट है इस वजह से डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से इंक्रीज हो रहा है। वैसे मुझे उसका क्या कहते हैं, ये किस भाई ने प्रेशर की बात की थी, वैसे मुझे वो बात अच्छी लगी थी यार। P is equal to VT होता है, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और ये लिखा हुआ है थर्मोस्फेयर में, लिखा हुआ है थर्मोस्फेयर में कि उसमें लो प्रेशर होता है, डेंसिटी होती है, लो प्रेशर और डेंसिटी होती है। और उसकी मेरे ख्याल से आयोनोस्फेयर भी होता है, वो 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर आयोनोस्फेयर होता है। अब ये आयोनोस्फेयर क्यों होता है? प्लाज्मा की वजह से। हाँ शायद, मेरे ख्याल से शायद प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा अवेलेबल होता है ना। हाँ टेम्परेचर मेरे ख्याल से इसका क्वेश्चन भी बताया था ना, प्लाज्मा होता है यहाँ पे। क्लिक करिए वाला वाइडर टेम्परेचर डिक्रीज इन मेसोस्फीयर पे तुझे आंसर मिलेगा। Temperature in mesosphere will decrease in altitude because there are few gas molecules in your state of fluorescent radiation। ठीक हो गया, मुझे अब समझ आ गया। अब मुझे समझ आ गया। अब्दुल्लाह भैया आपने पूरा गूगल का पॉइंट ऑफ व्यू लिख दिया यहाँ पे। हाँ तो वही मैंने कॉपी करके पेश किया था भाई पता चल गया है, इसलिए आप कह रहे थे ये खोलो। हाँ यार अब पति हाँ जितना इंटेलिजेंट तो नहीं होता ना, मैं तो अब गूगल पर सहारा ले सकता था, मैंने ले लिया। अब मुझे समझ आ गया कि क्यों। यार अब्दुल्ला भाई जरा चुप करना। अब्दुल्ला भैया आपने गूगल पेस्ट तो कर लिया, थोड़ा सा समझा भी दो यार। मैं तो समझाऊंगा, मैंने किया ही कॉपी पेस्ट है यार। ये बात ना एक चीज ये तो हंसला समझाएंगे सर, वो हमारे प्रोफेसर आइंस्टाइन। मुझे अब समझ आ गई। यार कोई बात नहीं की है कि वो थोड़ी सी अब्सॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर सोलर रेडिएशन, और थोड़ी सी रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे अब समझ आ गई है। ये देखो बात, सबसे पहले देखो सन ने जो है अपनी वो इमिट की, ठीक है। यहाँ पे जितने भी वो थे, क्या नाम है उसके, एलिमेंट्स थे, उन्होंने अब्सॉर्ब कर ली। यहाँ पर आके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये देखो लेट्स सपोज कि यहाँ पे सिर्फ 3 है, 1 2 3, जबकि यहाँ पर हैं 5 कह लो, 1 2 3 4 5। तो जाहिर बात है जितनी ज्यादा बॉडीज होंगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये मैं सिर्फ आपको एक कह लो कि मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। इसके अंदर भी हीट भरी हुई है, ठीक है। मैं आपको इससे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। इसके अंदर भी हीट भरी हुई है। हंसला हाँ येलो येलो यार तो समझ लेना, मुझे बताएगा तो समझ आएगी। यार जिस तरह तुमने गूगल पेस्ट किया उसी तरह वो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं गूगल पेस्ट करने की। ये देखो इसके अंदर भी एनर्जी, इसके अंदर भी हीट, इसके अंदर भी हीट, और ये देखो इसके अंदर भी हीट आ गई। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर कितनी बॉडीज हीट प्रोड्यूस कर रही हैं? 1 2 3 4 5, जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 2 और 3 है। समझ आई कि नहीं आई बात? यार हंसला इसका मतलब ये हुआ कि जो सोलर रेस जो आ रही है ना, सारों के पास इक्वली आ रही है, लेकिन जिसके पास जितने ज्यादा गैस मॉलिक्यूल हैं वो उतने ज्यादा ही अब्सॉर्ब करता जा रहा है और उसकी तरह टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा है। ऊपर 3 क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? ऊपर 3 क्यों? 5 भी हो सकती है। एक और बात, थर्मोस्फेयर का तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, इसमें तो फिर मॉलिक्यूल ज्यादा होने चाहिए, मतलब पार्टिकल। नहीं, असल में वो उसके भी तो पास है ना, सन के भी तो पास है सबसे ज्यादा।
तो वो इसलिए भी थर्मोस्टेट डायरेक्टली के पास नहीं हंसला, बात सही कह रही हैं वो कि क्योंकि हाँ, सन के पास है तो उसमें गैस मॉलिक्यूल्स की पार्टिकल्स ज्यादा है ना, जो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी। कहाँ पर? थर्मोस्फेयर में उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता थर्मोस्फेयर है। में देखो आपके पास एलिमेंट्स उसने बयान किए हैं, किधर गई यार ये देखो एक और मैंने शायद देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट ये देखो दिखाओ। ये चीज, ये आपके आगे वो क्या नाम है एलिमेंट्स ये आपके सारे। यार ये जो पार्टिकल्स वगैरह ना, ये भी याद कर लो, सर ने इसके मोस्टली कहा था कि पार्टिकल्स के नेम भी मैं पूछ सकता हूँ। हाँ पार्टिकल नेम्स सर पूछ सकते हैं। केमिकल स्पीशीज। हाँ अब ये देखो ना, सबसे ज्यादा जो है थर्मोस्फेयर में कितने ज्यादा है, O2 भी है, N2 भी है, CO2 भी है और H2 भी है। मेरे ख्याल सर ने से लास्ट thermosphere- वाले को मेंशन भी किया था थर्मोस्फेयर। हाँ राइट, ये भी हो सकता है क्योंकि थर्मोस्फेयर में ज्यादा है और उसमें जो ज्यादा जिस यूवी रेज है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जो थोड़ी सी लोअर होती है वो आगे ट्रांसफर कर देता है। क्या सकते हैं ऑक्सीजन रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेते हैं ना। वहाँ पे ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो वो ज्यादा हाई यूवी रेज एब्जॉर्ब करके जो थोड़ी सी कम होती है वो आगे आ जाता है। मैंने पॉइंट लिखा हुआ भी है यहाँ पे। राइट। अच्छा यूवी रेस को अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको आयोनाइजेशन के लिए भेज देता है। अच्छा ये एक सर ने कन्वेंशनल करंट की बात की थी कुछ स्ट्रेटोस्फेयर में, वो क्या सीन है उसका, क्या हिसाब है? 70% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास कांस्टेंट कंपोजिशन। व्हाई? इसका आंसर है कन्वेक्शन करंट। ट्रोपोस्फेयर में मेरे ख्याल से ये वो तो मैथ्स आ गया ना कि सबसे ज्यादा मैथ्स ट्रोपोस्फेयर में होता है, मगर सर ने कुछ बात की थी स्ट्रेटोस्फेयर में आके कुछ कन्वेंशनल करंट की। हाँ मैंने लिखा है। इसमें ये बताया था कि मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स हैव लॉन्ग टाइम रेसिडेंट टाइम। इसमें पूछा था सर ने, तो मैंने सवाल पूछा था क्यों, तो सर ने कहा था ये वो कहाँ पर क्या होता है, स्टक हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं लाइक। अच्छा और वो स्टक क्यों होते हैं? ड्यू टू वो ग्रेविटी, कन्वेक्शन करंट। यार उसकी क्विसेंट नेचर की वजह से। सही हाँ। ठीक हो गया। और जो कन्वेंशन करंट है ना वो ट्रोपोस्फेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं है, ट्रोपोस्फेयर में कन्वेंशन करंट है। अच्छा और एक सर ने ग्रेविटी का भी कहीं जिक्र किया था, कन्वेंशन टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। ग्रेविटी का प्रीवियस लेक्चर में था। अच्छा वो ऑप्टिकल जो है अर्थ की शेप जो है एलिप्टिकल शेप, उसमें था ग्रेविटी का जिक्र। ये अब्दुल्ला हर साहब आप बोल नहीं सकते मुंह से, जो इतनी इतनी लंबी लंबी हमें वो लिख के दे रहे हैं, भाई कॉपी पेस्ट करिए आ रहा है। यार मैं तो पोस्ट कर रहा हूँ, इतना कौन बोल अगर बोल अनम्यूट करने का दिल ही नहीं करता। यार अब्दुल्ला, जितनी तुम पक्की अंग्रेजी लिख रहे हो उसकी अंग्रेजी की आपको भी समझ आ रही है? नहीं तो आती है यार, अब इतने भी गए गुजरे नहीं है। मुझे किसी एक की भी डेफिनेशन के समझा दे इंग्लिश यार एक की आप हो ना, आप समझाओगे हमें, अब तो समझ यार नहीं बस आप हमें इंग्लिश ही समझा दो, आप बेशक हमें एक्सप्लेन भी ना करो, बस इंग्लिश ही समझा दो। इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश समझो, सब्र करो। इंग्लिश ना, हाँ जी, नहीं इंग्लिश के लिए डेफिनेशन जो लिखी है वो समझाओ। यार मुझे ना 1 मिनट सब्र करो, क्या समझाना है अब बताओ। भाई अब इसकी उर्दू भी कॉपी पेस्ट करो। उर्दू कॉपी पेस्ट यार, उर्दू लिखनी नहीं आती मुझे कीपैड से। छोड़ दे, तू मुंह से बता दे क्या बताना। ये जो डेफिनेशन लिखी है ना, इन दोनों में से किसी एक ही डेफिनेशन की भी उर्दू बता दे बस। यार सर कौन है? आप हो ना, समझाना कहाँ किसका, आपका कि मेरा? मैं समझाने के लिए कह ही नहीं रहा, मैं सिर्फ उर्दू बताने के लिए कह रहा हूँ। यार देखो ना, टेम्परेचर को उर्दू में क्या कहते हैं? दर्जा हरारत। कॉमन आगे ये आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं बस यार, तुमने क्या बात कर दी। टेम्परेचर इन द मेसोस्फीयर डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड। जो टेम्परेचर है मेसोस्फीयर का वो डिक्रीज करता है एल्टीट्यूड के साथ साथ। यार एल्टीट्यूड को उर्दू में क्या कहते हैं? ऊंचाई मेरी जान, ऊंचाई। हाय हाय। अच्छा वो देखो ना, वो ये देखो उर्दू आ गई है। यार ये आसिल कौन है? वो साथ साथ कॉपी पेस्ट उर्दू भी में ट्रांसलेट कर रहा है। यार देखो उसने भाई उर्दू साइंस legend है। कर दी है। और आसिल को पता चलेगा मेरी भी शमत आने वाली है।
डेफिनेशन इन उर्दू। नकलो हमल फजा में, समुद्रों में और जमीन के पिघले हुए, क्या लिखा है यार इससे पूछो जरा, ये आसिल से, आसिल क्या लिखा है ये? सबकरो सेक्रोस्टल, इतनी कड़वी उर्दू लिखी है, उसको भी नहीं पता होगा। फजा में हवा की हर एक धारों में, भाई ये पढ़ने बैठ गए ना, फिर हमारा वो सेशन कंप्लीट नहीं होने में। यार चलो अगले टॉपिक पे मूव करो। आगे चलो भाई, आगे चलो। अच्छा जी, यहाँ पे ये तो आपको याद ही होगा कि -56 हो जाता दर्जा हरारत। उसके अलावा यहाँ पे टाइम लैप्स रेट वो होता है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाए तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इसमें एक और सवाल है, सर ने भी बच्ची ने, मॉर्निंग वाली बच्ची ने पूछा था, why troposphere is turbulent and stratosphere is quiescent? Why? Troposphere is turbulent and stratosphere is quiescent. क्योंकि एयर में बहुत ज्यादा गैस मॉलिक्यूल होते हैं इस वजह से, और जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसका सिंगल यूनिट और वाइट। हाँ यही है। ये मॉर्निंग वाली बच्चियों को मैं क्या कहूँ यार, कहाँ से सवाल ढूंढते हैं, ये तो नेक्स्ट टाइम था। नहीं सर ने बताया व्हाइट होती है और उसकी होती है बाउंड्री, वो भी राइट होती है। और यार वो ट्रोपोस्फियर का क्या था, व्हाइट इज टर्बुलेंट बिकॉज़ ऑफ हाई टेंपरेचर। ओके थैंक यू। हाँ जी, कहता आइनोस्फीयर, इसका यार मैं सवाल पूछ लूंगा कि आइनोस्फीयर क्या होता है। हाँ जी, नेगेटिव स्लैब क्यों होती है वाला मुझे नहीं पता। पहले पॉजिटिव स्लैब है, देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हाइट के साथ साथ है, जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। ये अकॉर्डिंग टू हाइट है, और गैस पार्टिकल्स हैं जो भी हमने पढ़े नहीं है, गैस मॉलिक्यूल्स। आपको बता दिया, देखो और यार दूसरा क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, नीचे करो ये ले। अच्छा मैं आपको ना इसी की बात समझाता हूँ। देखो इसके अंदर ऊंचाई वो क्या होते हैं, ऊंच नीच होती है। वेरी डेंजरस बट हाउ। हाँ ये वाला बता, उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर यार हमने पढ़ा कि ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाते हुए क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो कौन सा वो हुआ, टाइम लैप्स हुआ, नेगेटिव हुआ। यार मुझे एक बात समझ नहीं है, ट्रोपोस्फीयर में लिखा हुआ है पॉजिटिव। जो चीज पॉजिटिव होगी समझ लो वो कम हो रही है, और जो नेगेटिव होगी इसका मतलब है कि वहाँ पे टेम्परेचर हाई हो रहा है। ये बात याद है यार ये ट्रोपोस्फीयर में लिखा हुआ है लेफ्ट रेट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस कि इसमें लेफ्ट रेट टेम्परेचर इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है, दोनों एक ही टाइम में हो रहे हैं, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी। नेगेटिव इसलिए क्योंकि उधर ज्यादा होता है। यहाँ पे कहीं था यार। अच्छा हाँ, ट्रांजिशन फ्रॉम पॉजिटिव लैब स्टेट टू नेगेटिव लैब स्टेट एट द ट्रोपोपॉज मार्क व्हाट इज कॉल्ड द टेम्परेचर इन्वर्जन। यार यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, इसलिए सर को ये रीजन बता देना। और चल छोड़ यार, वैसे भी सर इतनी गहराई में नहीं जाएंगे सर, बस ये पूछ लेंगे कि किस लेयर में लेफ्ट रेट चेंज हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ बस ठीक होगा। सर अंदर तक पूछे डिफिकल्ट क्वेश्चन। इतनी तो यार इतनी गहराई में सर भी नहीं गए होंगे जितनी गहराई में हम चाह रहे हैं। इसलिए तो सर ने हमें देंगे। वैसे सर सर ने अपना काम अपना साफ कर लिया, सर ने अपना साफ करके हमारे जी में काम डाल दिया। चलो बेटा करो अब आप। जी हाँ, इस तरह एमसीक्यूज है ना, अभी सिर्फ एमसीक्यूज के तौर पर तैयारी कर लो, बाकी अगर नहीं समझ आती तो बाद में सर से पूछ लेंगे। एमसीक्यूज में तो डिफिकल्ट होंगे। नहीं ना, इतने तो डिफिकल्ट नहीं होंगे।
देते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शन दी होती हैं, हमें ऑप्शन हमारे पास गिवन होती है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई ना एक तो सही है, तुक्का चल जाता है। यार बिस्मिल्लाह पढ़ के लगा देना, देख इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वजू करके अच्छे तरीके से वजू करके फिर कलमा कुलमा पढ़ के आपने तुक्का लगाना है, इंशाल्लाह चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक ठीक है। नहीं अब यानी कि अगर आप उसको देखें ना तो इतना तो हमें पता चल जाएगा, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमारा दिमाग किसी को तो क्लिक करेगा ना कि यार जब हम एक चीज रीड आउट कर लेते हैं ना, रीड आउट कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में इतनी बातें बैठ जाती हैं कि हमें अगर 4 ऑप्शन है तो उनमें से कोई एक सही है तो हमारे दिमाग में इतना तो होगा कि हम सेट कर सकते हैं। हाँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे अगर आपको कहे कि जी गधे का कोई अल्टरनेटिव बताएं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? शेर कहोगे, बिल्ली कहोगे कि अब्दुल्लाह कहोगे? हंजला। क्या भाई अब्दुल्लाह? हंजला। यार हंजला ऐसा करते हैं कि ना सारे ना अपने पास से ना कोई भी ना एमसीक्यूज वगैरह बना के ना ग्रुप में पूछते हैं आपस में ना एक दूसरे से। तो मैं 2 दिन से क्या बोल रहा हूँ, सबको जाना मसला पड़ा। तू तो कह रहा था ना यार कि लिख के शेयर करो, वो लिख के शेयर नहीं करते, हम ऐसे खुद से पूछ लेते हैं किसी से भी, सारों का हो जाएगा ये। चलो कर लो, इस तरह कर लो। आगे पढ़ना फिर कि नहीं पढ़ना ये बता दो फिर। यार पहले आगे पढ़ लेते, सारा देख लेते हैं, आगे देखते जाओ। मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर सारे एमसीक्यूज ही हैं। अगर जिस तरह ये सवाल पूछा कि जिस स्ट्रेटोस्फीयर में नेगेटिव लेफ्ट क्यों होता है, वो तो हमें पता कि जोन की वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे वो यूवी रेडिएशन अब्सॉर्ब होती है। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई। और दूसरा इसमें रेंज क्या होती है? हाँ जी, रेंज क्या होती है OH3 कंसंट्रेशन की? रेंज क्या होती है? अगर जो होती है ग्रेटर देन 300 वो उसको वो अब्सॉर्ब कर लेता है, बाकी को आगे यार उसके साथ ही लिखा है 1 से 5 ppm। अच्छा ये नहीं मैं उसकी बात कर रहा था, मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहा था, मैं उसकी रेडिएशन की बात कर रहा था कि जो ग्रेटर देन 300 ppm होती है उसको तो रोक लेती है, जो लेस होती है उसको जाने देती है। हाँ जी यार वो तो तू गहराई में चला गया, इतनी गहराई में नहीं जाना यार। ये वाई क्या है? वाई किधर है भाई? खोलेगा तो बताऊंगा मैं। यार उसको फ्यूचर मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स हैव लॉन्ग रेसिडेंट टाइम, वेरी डेंजरस, बट हाउ? ये पूछ, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला यार ये दोनों क्वेश्चन बताओ ना। मैं बताता हूँ फिर से। यार ये देखो, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है, ओजोन क्या करती है? अब्सॉर्ब करती है यूवी रेडिएशन को, तो उन यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने की वजह से वहां पर हीट होती है, इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर नेगेटिव टाइम रेट्स वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये समझ आ गई? ये तो आ गई। ठीक है, बाकी ये आप किसी ने हाल से पूछे, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो नहीं, क्या सवाल किया आपका? दोबारा से रिपीट करो, मैं बताता हूँ। यार ये वाला मॉलिक्यूलर पार्टिकल हैव लॉन्ग रेसिडेंट टाइम, वेरी डेंजरस, बट हाउ? हां ये यार इसका में मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के पास ज्यादा देर के लिए इसलिए एग्जिस्ट करते हैं उसमें क्योंकि एक तो ये वेरी क्यूसेंट है, स्ट्रेट है, इसकी बाउंड्री बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये डेंजरस इसलिए क्योंकि इसमें ये यूवी लाइट्स अब्सॉर्ब करता है। ये यूवी लाइट्स अब्सॉर्ब करता है और 3 ओजोन लेयर के बिल्कुल पास होती है, जिससे अगर स्ट्रेटोस्फेयर में बाउंड्री नहीं होती कोई। इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में हाँ वही ना, इसी में भी बाउंड्री नहीं होती। इसी में भी बाउंड्री नहीं होती। नहीं यार, बाउंड्री है, सारों में है। देखा ट्रोपोस्फेयर है ना, उसमें भी बाउंड्री है। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के दरमियान की जो लेयर है ना, वो उसकी बाउंड्री है ट्रोपोस्फेयर की, जिसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। अब म्यूजिस्फेयर की तरफ आओ तो स्ट्रेटोस्फेयर और म्यूजिस्फेयर के दरमियान की जो बाउंड्री है उसको मेसोपॉज कहते हैं, जो म्यूजिस्फेयर की बाउंड्री होता है। वो तो आइसोपॉज है, मेसोपॉज मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक। इसमें है ना, हर लेयर की बाउंड्री, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर की नहीं है। अच्छा चलो यार उसका आंसर तो बता दो। यार उसका आंसर ये वो इट इज वेरी क्यूसेंट एंड इट हैज नो बाउंड्री, सो दैट्स व्हाई दे रिमेनिंग अ लॉन्ग टाइम। हां जी बस हाँ सर ने भी यही बताया है। अगर चलो ओके हाँ चलो, फिर आगे आगे
मेरा मेजोस्फीयर में सवाल हाँ जी पूछो। है लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा ये कि ट्रांजिशन रेट क्या है? ट्रांजिशन लेयर वो है जो कहते हैं क्या, जिसको आप बाउंड्री नहीं कह रहे उसे हम ट्रांजिशन लेयर कहते हैं, क्योंकि देखो ना हाँ ट्रांजिशन लेयर वो आगे लिखा हुआ है मेसोपॉज में भी शायद। हाँ ठीक है, बाकी उसका मुझे नहीं पता कि लॉ यहाँ पे क्यों होती है, मेरे ख्याल में शायद हाइट की वजह से, या में भी शायद क्योंकि वो स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर के ज्यादा करीब है इसलिए। मेसोस्फीयर का क्या था क्वेश्चन बताना। मेरा था कि वो ट्रांसलेशनल मेसोस्फीयर ट्रांसलेशनल लेयर क्यों है? क्योंकि वो सनलाइट से डायरेक्टली एक्सपोज है। ओके, और दूसरा ये लो लेवल ऑफ O3 डायरेक्टली वो करता है क्या? इस तरह, तो फिर थर्मोस्फेयर भी डायरेक्टली वो होता है म्योस्फेयर के, तो उससे भी ऊपर है ना फिर तो। नहीं यार वो उसका आंसर ये ट्रांसलेशनल लेयर जो है ना वो ट्रांसलेशनल लेयर उसकी बाउंड्री को कहते हैं। हाँ ट्रांसलेशनल लेयर नीचे मेसोपॉज लिखा हुआ है। हाँ जिस तरह ट्रोपोपॉज़ा उस आगे फिर जाने ये मेयोपॉज आ हाँ ट्रोपोपॉज का नैरो लेयर एट द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फीयर उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, तो इसकी ट्रांसलेशनल लेयर जिसको मेसोपॉज कहते हैं। ओके ठीक है, और दूसरा लो लेवल O3 मेरे ख्याल से शायद इसलिए क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के ज्यादा करीब है इसलिए। अच्छा ये आ जाए थर्मोस्फेयर। लास्ट वाला सवाल जो लिखा हुआ रेड में इसका थर्मोस्फेयर ही आंसर है। इसमें थर्मोस्फेयर है, उसने सवाल ये पूछा कि सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन या किस एरिया में है, तो जारी बात है सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स और सारी जाना ह्यूमन एक्टिविटीज थर्मोस्फेयर में हो रही है, तो वहीं पे ज्यादा होंगी। बस यार रीजन नहीं पता। ये देखो ये आ गई हमारी जान निकालने वाली चीज है, रीडिंग असाइनमेंट। थैंक यू। अच्छा जी, तो हमने तो रिएक्शंस करवाई नहीं है यार। सर ने नहीं कहा, सर ने खुद कहा, सर ने कहा आपने रिएक्शन खुद करने हैं, आपकी रीडिंग असाइनमेंट है। सर ने अपना पत्ता साफ किया है। नहीं हम इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए जो सर हम समझ रहे हैं यार बस सर ने समझना गलती कर ली है। अभी आपके डेवलपमेंट क्विज देख के पता चल जाएगा। सर देखना चाहते हैं कि यार अब हम कितना क्या यानी क्या रिस्पांसिबिलिटी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, वरना इस ना भाई हम इतनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते भाई। आप तो कितनी साइड ना लो हंसला भाई। नहीं यार मैं जो सही बात है इसलिए ये ले रहा है, वो समझो उसकी बात भी समझो। मैं जो सही बात मैं सही बहुत बोलता हूँ, ठीक हो गया ना, मैं गलत बात नहीं करता यार। सर ने बताया था सर चेक करना चाहते हैं हमारा कितना इंटरेस्ट है, हम कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात तो सर को क्विज लेके पता चल जाएगा हम कितने इंटेलिजेंट हैं। ये तो है। अगर क्विज अच्छा दे दिया ना सर ने, इससे भी ज्यादा डबल रीडिंग देनी है हमें। नहीं यार क्या पता हमारे सबके 20 में से 20 आ गए फिर। कमाल हो। हाँ जी उनको भी बोलने दे जी। अमन नादिर बोले आप। कौन सी लेयर है जो नॉन यूनिफॉर्म है और कौन सी है जो यूनिफॉर्म है? सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा वो कह लो कि जो है गड़बड़ी है वो सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर नॉन यूनिफॉर्म है बिकॉज उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और यार सारी ह्यूमन एक्टिविटीज तो सबसे नीचे हो रही हैं। सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन जब सबसे नीचे आया तो फिर वहां पे ज्यादा होंगे ना। यार मॉर्निंग में ना एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था व्हाई थर्मोस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। अभी देख लेते हैं यार। और सर ने फिर उसका जवाब दिया था क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और वो वेरी करता है हाइट टू हाइट। मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा भी हुआ है शायद। ये भी लिखा हुआ है। Why thermosphere is not uniform? नहीं सॉरी थर्मोस्फेयर नहीं thermopause. हाँ thermosphere is the topmost layer of the atmosphere. Temperature is extremely high. Temperature is not stable. It vary with height.
ये इसका सर ने आंसर बताया है। ये यार मॉर्निंग वाली बच्चियां, मैं क्या कहूँ यार, कहाँ कहाँ से सवाल ढूंढ लेती हैं, हमारी इधर तक पहुंच नहीं जाती जहाँ जहाँ से वो सवाल ढूंढती हैं। the thin ozone layer in the upper troposphere has a high हमारे पास ना के लिए बराबर हौसला है, बस पहले ही काफी है हम सबके लिए। हाँ भाई, हाँ मैथ के यार मामले मैं में कहता हूँ सर भी कंफ्यूज होते होंगे, वो कहाँ कहाँ से सवाल ढूंढती हैं। एक हमारे क्लास की हैं, कुछ भी नहीं। सामने वही सवाल देना। यार बस हमारी क्लास की लड़कियों को डीमोग्रेट ना करो, वो भी किसी से कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है, बस इंशाल्लाह हमारा दिल नहीं कर रहा था। इंशाल्लाह तेरे ना गर्ल्स ही करवाएंगी। तो भैया आपने किंजा की बात नहीं सुनी? किंजा इमरान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हम आपके आसरे बैठे हैं। वो तो डिटेक्टिव है भाई, की बात कर रही है। ये इसका आंसर बोल दो कि थर्मोस्फेयर नॉन यूनिफॉर्म क्यों होती है ये? Because it has very high temperature, or temperature is not stable, it vary with high, that's why they are not uniform. अच्छा यार ये टाइप करके चैट बॉक्स में सेंड कर दे। यार जो क्या कहते हैं रिएक्टिव का उल्ट क्या होगा? रिएक्टिव का उल्ट नॉन रिएक्टिव। ओ यार हैं, आवाज नहीं आ रही। यार नॉन रिएक्टिव का इसे क्या कहते हैं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा यार। आपने सवाल क्या पूछा था? वो सवाल दोहरा दो, उसको मुझे याद आ जाएगा। यार why thermosphere is not uniform, यही था मेरे ख्याल से शायद। अमन आपका सवाल था शायद। हाँ, थर्मोस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। एयर आल्सो कंटेन यार यहाँ पे कुछ और ही चीजें दिखाई जा रही हैं। यार नॉर्मली जो सर ने बताया था उसका यही था कि उसमें टेम्परेचर काफी हाई होता है, और इसमें भी लिखा हुआ है टेम्परेचर एल्टीट्यूड। और मीजोस्फेयर नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म? मीजोस्फेयर का नहीं पता, ये तो मॉर्निंग में लड़कियां बेहतर जानती हैं। यार मेरे ख्याल से मॉर्निंग वाली लड़कियों के पास ना डबल माइंड है, जिस तरह बंदर के पास होता है ना, वैसे मॉर्निंग वालों के पास है। दोनों माइंड यूज कर करके क्वेश्चन बनाती हैं और फिर पूछती हैं। तूने बिस्ती की है कि भाई हमारे हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, उनके लिए उनकी बेइज्जती है। यार रास्ते ऐसी बात ना करो, सही जवाब दिया मैंने। निहाल हाँ यार वो जितनी मर्जी इंटेलिजेंट हो, हमारे पास जब हैंडसम हंसला है ना, तो आप क्यों टेंशन लेते हो यार? आपको क्या मतलब, यकीन नहीं है? इधर यहाँ पिघल जाएगी। भाईजान मैं जो है ना केमिस्ट्री का माहिर नहीं हूँ। यार केमिस्ट्री के हो यार, आपने सर को इतना अच्छा मैसेज किया, मैं तो फैन हो गया यार। वो तो कह लो कि बस दिलों में बस गए हैं। दिलों की बात ना करना, स्क्रीनशॉट करें। चलो यार बात करते हैं, कौन से टॉपिक को लेके बैठ गए हो? आगे बढ़ो, मोबाइल की बैटरी भी कम है। चलो ठीक हो गया जी। हाँ जी, आपके चाचू की लाइट ही भेज रहे हैं। ये आगे आ जाता है यार हमारे पास। अब ये रेडिएशन बैलेंस ऑफ द भाई आसिफ भाई, मैंने गूगल से आंसर नहीं लिया, मुझे ये सर ने आंसर बताया था। मॉर्निंग की क्लास की लड़की ने ये पूछा था सवाल, तो तब मैंने आंसर नोट कर लिया था। अच्छा मेरे ख्याल में आप लोग काम करते हो, आप लोग नोट भी करते हो क्या मतलब नोट करते हैं? जैसे मतलब आप लोग क्वेश्चन नोट भी करते हो? यार वो उस दिन जो सर ने बताए थे ना, जो मॉर्निंग क्लास की माँ मैं क्या कौन सा मुझे समझ नहीं आया, इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, फिर नोट करने पड़ गए मुझे, मैंने नोट कर लिए। अच्छा यार उनके क्वेश्चन इस तरह के हैं कि ये सर भी पूछ सकते हैं कि यार ये क्यों है, क्या वजह क्या है इन चीजों की। मैं ना असल में चाह यही रहा हूँ कि सर एक दफा हमें ना एग्जाम दे देना, ताकि पता चल जाए कि यार सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। यार ये मुझे याद करता ना, 2 क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए थे, इसलिए सर उनको पसंद नहीं करते। तो यार
मैं कहता हूँ सर इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे जिस तरह के वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, और सही सर ने भी बात है। सोचे उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज के लिए। अच्छा यार छोड़ो यार, टॉपिक पे आओ। यार नहीं था हम कोई भी बात तो लेके बैठ गए यार। नहीं यार हमजा टॉपिक पे आओ यार, टॉपिक पे आओ हमजा भाई। टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे तो आते हैं, वरना अगर आप नहीं नहीं यार नहीं भाई, टॉपिक पे आओ, हमें नहीं पता। चुप करके सो वरना निकाल दूंगा मैं। नहीं यार टॉपिक पे आओ ना। नहीं किसी का क्वेश्चन है वो असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी का, एक बार देख ले और पूछ ले, फिर उसके बाद ना हम ऐसा करते हैं कि खुद से क्वेश्चन बना बना के पूछते हैं ताकि पता चले किसको कितना आता है और दूसरों को भी पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। जहाँ तक बात आपकी मॉर्निंग की आती है ना, मॉर्निंग के बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं, और मैं एक बात जो सही बात बताऊँ, एज ए मैंने खुद 2 साल जो पढ़ाया ना, उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक जितना बच्चा सवाल ज्यादा पूछता है ना, उस्ताद का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा डेवलप होता है। हाँ यही बात है यार, जितना आप क्वेश्चन पूछते हो उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती है और सर सर समझना शुरू हो जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है यार। हाँ इसका बच्चा मन पढ़ने बड़ा वाला करता है। सही अच्छा बात यार है। टॉपिक पे आ मैं जाओ जब अब। 9th 10th में था, 11th 12th में था ना, मैं भी यही करता था। मैंने हाँ हर बस बात यार में सवाल पता चल निकालना है। गया यार, चल गया पता, टॉपिक पे आ जाओ। चलो यार आप अच्छा, लोग देखो जिसको जौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन पूछता जाए बारी बारी, यहाँ और वो जो जिसका आंसर लेसन आता है वो होगा नहीं जिसको भी सुने बता दे। यार आगे क्या समझना बोल कि रहे? यहीं तक रखें, आगे आगे समझे यार, आगे वही मैं मेरा- पूछ रहा हूँ जिसका जो क्वेश्चन है वो पूछता जाए। वो खोलेगा तो पूछ। लग- खोल ली थी। ये रेडिएशन बैलेंस ऑफ द अर्थ में पता है कि जी सूरज से जो जो आती है यूवी रेडिएशन वो अब्जॉर्ब करता है। अच्छा 2 मिनट इसमें अजान साथ हो साथ ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी बताते जाओ, जैसे कि इम्पोर्टेंट पहला ये है कि ब्लैक बॉडी की उसकी जो होती है अब्जॉर्प्शन, वो टेम्परेचर कितना होता है, 6000 केल्विन। 2 मिनट यार अजान नियाज हो भाई रही मेरा है। क्विज कर दोगे? नियाज भाई क्विज कर दोगे मेरा? भाई मेरा अपना हो जाए कोई बड़ी बात है। नहीं यार तू 20 में से 20 ले, बस मेरा भी कर दे साथ में ना। भाई इंशाल्लाह अगर आ गया ना फिर मैं तुम्हें भी बता दूंगा आंसर। फिर 2 दान मिनट कर। अजान हो गया। कोई है? हाँ जी हाँ हाँ यार पेज नंबर 6 में जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, उसमें उसकी तरफ आओ जरा। एक सेकंड, ये लो आ गया जी। एंड उसी से पहला पैराग्राफ ये देखो, ये जितने भी मैंने आपको बताया कि जितना भी ग्रीन होगा ना, इसका मतलब है कि एमसीक्यूज है, देखते जाओ। हाँ यार ये देखो यार, ये मुझे ना इसमें समझ नहीं आ रही, जैसे कि सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ 92% ऑफ रेडिएशन रेंज 315 to 1400 नैनोमीटर। वहां पे जो हमने पढ़ी थी जो सोलर रेडिएशन की रेंज थी, जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ी थी एटमॉस्फेयर में, वो थी 300 नैनोमीटर टू 2500 नैनोमीटर। और यहाँ और उसकी रेंज पे क्या फर्क है यार, ये मुझे कुछ समझ नहीं आई इसकी। क्या क्या फिर बताना यार जो हमने लेक्चर 1 था ना, उसमें हमने जो सोलर रेडिएशन की रेंज पढ़ी थी होती है 300 नैनोमीटर टू 2500 नैनोमीटर, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 92% कांस्टेंट ऑफ रेडिएशन इन रेंज 315 टू 1400 नैनोमीटर। उसने जहां तक मेरा ख्याल है ना, उसने 1 मिलीमीटर की बात की थी, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन सोलर के अंदर ही आ नहीं जाती नहीं है। यार देखो ना, उसमें इंफ्रारेड की अलग है इसमें दी हुई है, और विजिबल की अलग है, और जो पूरी टोटल सोलर रेडिएशन वो अलग है।
और जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था उसमें जो टोटल था ना सोलर रेडिएशन वो 300 नैनोमीटर टू 2500 था। इसमें है 315 टू 1400 नैनोमीटर। इसका एक काम कर लो, जैसा किताब में लिखा ना वैसे ही याद कर लो। जब कोई ना समझ नहीं आ रही, अगर इस तरह की रेडिएशन आती है तो किस तरह हमें पता चलेगा कौन सी हमने रेंज बतानी है। मेरे ख्याल शायद उसमें मेंशन कर देंगे इन एटमॉस्फेयर, और दूसरा इसमें यहाँ पे बता देंगे। ये रेडिएशन एटमॉस्फेयर की नहीं है, शायद ब्लैक बॉडी की बता रहे हो। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो सिर्फ वहां पर रेंज बता रहा था, यहाँ पर वो ये बता रहा है कि 92% जो रेंज होती है ना वो यही होती है, यानी कि जो यानी कि अर्थ को रीच करती है ना वो इस रेंज के अंदर अंदर होती है। वो जो अर्थ को रीच करती है, ये सिर्फ अर्थ को रीच करने वाली बता रहा है, मगर जो वो इमिट होती है ना वो उसकी टोटल लेंथ बता रहा है। यानी कि जो सन से जो इमिट होती है ना रेडिएशन, वो असल में होती इतनी है जितने आप बता रहे हो निहाल भाई, मगर 92% जो उसके अंदर से रेडिएशन होती है जो अर्थ तक पहुंचती हैं वो 315 टू 1400 तक है। सही है, आगे समझ क्वेश्चन का पता चल गया। अब उसमें सर मेंशन कर देंगे कि कौन सी रीच कर रही है और कौन सी सोलर रेडिएशन इन एटमॉस्फेयर है। सही, आगे समझो। बाकी 45% विजुअल ये रेंज की है। ठीक, सही है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट हम ये लाइन याद है सकते हैं। हाँ जी, रेडिएशन इन द इंफ्रारेड रीजन, इसका क्या वो है मतलब फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, द इंफ्रारेड रीजन, ये मेरे यार काम उसमें है। बताया गया है कि जो सन से रेडिएशन आती है उसमें यूवी रेडिएशन, विजिबल और इंफ्रारेड तीनों होती हैं, लेकिन वो जो है ना अर्थ वो सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करता है जिसकी रेंज होती है 2 से 40 माइक्रो, और ज्यादा से ज्यादा अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम भी होगी तो वो 10 माइक्रो होगी। इसके अलावा और कोई नहीं वो एब्जॉर्ब करता? नहीं, हाँ जी, इससे ज्यादा नहीं। उसमें पूरा पॉइंट उन्होंने क्लियर किया, द अर्थ अब्सॉर्ब रेडिएशन ओनली मेनली इन विजिबल रीजन एंड एमिट रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन। जो है वो अब्सॉर्ब करता है सिर्फ विजिबल रीजन में, और जो एमिट करता है वो इंफ्रारेड में। ये अब्सॉर्ब की बात नहीं हो रही है, इमिट की बात हो रही है कि इतनी इंफ्रारेड मैं भी वही कहने लगा था कि एमिट करता है रेडिएशन, विजिबल में सिर्फ वो अब्सॉर्ब करता है और इंफ्रारेड में वो एमिट करता है। ओके, ठीक है। और आगे उसकी रेंज बताइए कितनी रेंज है उसकी। यार ये तो बताना है एक दफा मुझे कि ये येलो, ग्रीन और रेड क्या है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही तेरी। येलो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं, ग्रीन वो है जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, रेड ये वो है जो मैंने सर से पूछना था जो कि सर ने जवाब नहीं दिया। नहीं आता, रेड वाले आपको नहीं आते हैं? हाँ जी, रेड वाले मुझे नहीं आते। और इसके अलावा सी ग्रीन वो होगा जो कि कह लो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। वाओ सच्ची, ये देखो ये नीचे होगा यार। चलो यार आगे मूव करो, टाइम ज्यादा होता जा रहा है। ये होगा। हाँ जी चलो, ये देखो अब ये एक बन सकता है, ये ग्रीन वाला जो है वैल्यू ऑफ द वैल्यू होती है क्या, और हीट क्वेश्चन की क्या वैल्यू होती है। ये यार ये मुझे खुद नहीं पता कि किसने जाना शेयर करते हैं क्या कोई ऐसी। ये जो है फॉक्सिट से किस तरह व्हाट्सएप में वो हो सकता है, ये जितना भी मैंने नोट्स बनाया ये पिक्चर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पिक्चर ले लो फोन से और सेंड कर दो। पागल है, 24 पेज है, 24 स्क्रीनशॉट लूंगा मैं, बल्कि 24 भी नहीं आएंगे। 24 कहाँ से आ गए यार, 5 to 12 तक है। हाँ सॉरी अभी देखो यार तुम पीडीएफ खोलो वहां से आप सिंपली पूरा एक पेज ले लो, आपके ज्यादा 2 स्क्रीनशॉट बनेंगे, 2 या 3। आप जूम करके ना लो ना पिक्चर, आप जूम के बगैर लो, जिसे देखना होगा वो भी जूम करके देख लेगा। एक ऑप्शन ई आई थिंक ये वाली फिफ्थ पेज, ये इस तरह करके एक आप ले लो, एक पिक इस तरह करके आपके मैक्सिमम 3 पिक्स आएंगी। हाँ यार ये मसला बड़ा हो जाएगा ना, फिर लंबा काम बड़ा है, और वैसे भी इतनी साफ क्लियर पिक आते भी नहीं है ना, यही तो मसला है।
स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट फिर भी थोड़ा क्लियर आ जाता है, पिक नहीं साफ क्लियर आती। हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं मुझे भी नहीं पता। यार ऊपर ना आप जाओ, यहाँ तो आप क्या करो, ये जो साइड पे आपके बटन नहीं होते हैं, एक होता है वॉल्यूम का बटन और एक पावर ऑफ का। इधर वॉल्यूम आपको पावर ऑफ दोनों को बटन को ना एक साथ दबाओ, स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। निहाल, निहाल भाई, हाँ जी भाई। मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ। यार मोबाइल में नहीं है आपके? नहीं यार। फिर सही है, फिर आपकी अलग सिस्टम है। मैं मैं लैपटॉप पे मोबाइल ही में समझ रहा था। मैं लैपटॉप पे ही पढ़ता हूँ। कोई सारा इतना सारा लैपटॉप पे ही समझा रहा हूँ, और क्या समझा रहा हूँ, मोबाइल पे नहीं समझा जाता इतना सारा। मेरा सर सही है दर्द करता भाई। है स्क्रीन देख के। वाकई में लैपटॉप हो या मोबाइल हो यार, दोनों एक ही चीज है। चलो आगे मूव करते हैं। लो जी, अच्छा ये वाला देख लिया आपने? ये वाला क्वेश्चन है किसी का, पूछ लो यार। बंदे कितने जिनके क्वेश्चंस होने? ज्यादा यार, से ज्यादा इसमें एमसीक्यूज और एक डेफिनेशन है सोलर कांस्टेंट की। यार बकाया ये 3-4 यहाँ एमसीक्यूज पे हैं इसमें। यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे पूरे नंबर लेने हैं। यानी क्या मुझे भी कहते, मैं भी पूरे नंबर लेना चाहता हूँ। हाँ जी, आप भी पूरे नंबर ले सकते हैं। यार अब्दुल्लाह जिस तरह कॉपी पेस्ट किया है ना, उसी तरह कॉपी पेस्ट करो, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ 100 में से आपके 101 आएंगे। तो यार मेरी जान, मैंने करना कि यही तो करना, तुम लोग जो सेंड करोगे उसका कॉपी पेस्ट होना इंशाल्लाह। वाह जी वाह यार, क्या बात है। वैसे कॉपी पेस्ट यार वहां पे ये सीन ही हो पाएगा, हाँ जी, क्योंकि चलो सर यार, आप अपना ऐसे कोई इसका, लहदा वेबसाइट पे बना के देंगे ये, नहीं यार, जिस आप तरह अपने यूजी कोई का इसका आप टेस्ट नहीं स्क्रीनशॉट देते भी हो सेंड यार। कर देना ना, मैं उसके या आंसर फिर ये लगा यार, दूंगा। ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ ऑनलाइन रहें, बोलते जाएं कि जी इस एमसीक्यूज का आंसर क्या बन सकता है, हाँ। जिसको आता होगा बता और दे। और दूसरी बात ये कि एमसीक्यू सामने पूरा बोलना है, ये नहीं कि हाँ पॉइंट जी, की ये वाला एमसीक्यू से क्या है। और हाँ, वो पता नहीं अब इसलिए के सर ने आगे पीछे देने हैं। हाँ, और पता नहीं सारे अब सेम भी देते हैं कि नहीं देते हैं, ये तो हमें पहले तो नहीं एमसीक्यू नहीं देके यार, पता सर चलेगा। सेम ही देंगे, क्या हो आने गया भी है सारा, सर एक ही जगह पे सेम बनाते हैं, इस तरह नहीं होगा कि अलग अलग दें। यार आजकल की वेबसाइट्स का कुछ नहीं पता होता ना, वेबसाइट्स तो आजकल की ऐसी माशाल्लाह से आ गई हैं कि तो कुछ भी यार हो सर सकता है। इतने, यार देखो ना, फिर तो सर के लिए इसको इतना फ्री टाइम निकालना पड़ेगा कि वो 40 बच्चों के नहीं अलग अलग क्विज बनाए। नहीं नहीं नहीं, सर ने बनाने सबके एक ही हैं, पर क्या होगा, शफल कर देंगे बस। यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 मुझे दिया गया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 निहाल को होगा वो वाला। यानी कि जिस तरह है कि जी यार नहीं, जिस तरह आप यूईटी का एंट्री टेस्ट नहीं देते, यूईटी की एंट्री टेस्ट समझ लो कि यूईटी का एंट्री टेस्ट है, कह लो, जिस तरह उसमें वो टाइम कैसे होता है दिया उसी था? तरह इसमें भी टाइम होगा। वो अच्छा, अच्छा अच्छा, सही, उसके अंदर भी सच्ची। आगे पीछे है ना सवाल, इसी तरह उसमें ये हो इसके गया अंदर भी कि आगे। सारे एमसीक्यूज के टोटल टाइम होता है, इसमें ये होगा कि एक एमसीक्यूज का प्रॉपर टाइम होगा कि 30 सेकंड या 1 मिनट, जो भी सर रखेंगे। सर ने तो 30 मिनट दिए हैं एक पूरे उसके लिए। हाँ फिर सर ने पूरा उसका टाइम चेक किया होगा। बल्कि ज्यादा आसानी हो गया मान लिए। यार हाँ 20 वैसे ज्यादा एमसीक्यू 30 मिनट्स 20 बहुत। एमसीक्यूज हैं और 30 मिनट है, 10 मिनट एक्स्ट्रा है, आसानी से हो जाएगा। बहुत आसानी से हो सकता है। मैं हाँ, मैं 1 पॉइंट अगर 2 मिनट्स भी लगाए ना पर उसके ऊपर, तो नहीं 1.5 भी लगाए अगर एक उसके ऊपर, तो हमारा पूरा हो सकता है, मैनेज हो सकता है। चीटिंग करने में भी बहुत आसानी है यार। हाँ जी, बस दुआ करो कि सर ने शफल्स में दिए हो एमसीक्यूज, हर किसी का डिफरेंट ना हो, नहीं वरना अगर शफल में डिफरेंट हुआ ना। यार इस तरह तो पागल नहीं है कि 40 मेरे अलग बनाए, आसिल के अलग बनाए, अमन के अलग यार यार बनाए। जब भी सेम छुट्टियां भी तो कितनी ज्यादा थी। यार सेम सीक्वेंस होगा, देख लो। सर का कोई भरोसा नहीं है ना। शायद देख लेंगे आगे, चलो। भी है। हाँ,
EAH हाँ जी, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, व्हाट इज PAH? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये तो आगे बात, ये तो हमें पता चल गया इसकी एब्रीविएशन। अब ये बताओ कि ये बनते किधर से हैं? कार्सिनोजेनिक कौन से होते हैं? कौन से क्या? ये कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब जो आपके लिए हेल्थ हैजर्ड्स हों, जो आपके लिए मींस के डेंजरस हो हेल्थ के लिए। having the potential to cause cancer। कैंसर वही ना, ये कार्सिनोजेनिक उसमें होता है, कैंसर काजिंग होता है, हेल्थ के लिए खतरनाक। सही ठीक होगा। अच्छा आगे चलते हैं यार। बीच में ना बीच में बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। और इतने छोटे छोटे कर करके लिखे हुए हैं कि बंदे को नजर भी ना आए। सही। अच्छा यार, आपस में सवाल जवाब शुरू कर लें अब। हाँ तो करो यार। अगर ये शुरू कर दिया ना फिर तो हमारा खत्म नहीं होता। सवाल जवाब शुरू कर लो। सवाल जवाब शुरू कर लो। लेक्चर 1 से पहले शुरू करते हैं, फिर लेक्चर 2 करते हैं, फिर ये बुक रीडिंग में आ जाते हैं। अब मैं फिर खोलूं लेक्चर 1? यार वो तो खोलना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 यार आप यहाँ पे शो ना करो ना। अच्छा, आप पर्सनली अपना खोलो, यहाँ पे शो करोगे तो आंसर नजर आ जाएगा। मैं पर्सनली कैसे खोलूंगा? ये भी है, आपका लैपटॉप पे है, मोबाइल पे ही नहीं है पास। मोबाइल पास तो है मगर मोबाइल की बैटरी कम है। चलो ठीक है, कोई भी सवाल हुआ मैं पूछता हूँ क्वेश्चन सारों से। 50% बैटरी है सिर्फ। मैं पूछता हूँ क्वेश्चंस, मेरी 34% जिसमें मैं ले रहा हूँ क्लास। सही है, चलो पूछो आप सवाल आपस में यार। बगैर ब्लाइंड फोल्ड पूछो ना, इस तरह तो आपको पता चल जाएगा जवाब का। अपनी तरफ से पूछो कोई भी सवाल। हाँ पूछो। नहीं मींस के लेक्चर हमने तो पूछना लेक्चर से ही है ना, अपनी तरफ से तो मैंने पूछ ही नहीं सकता। अच्छा। इस तरह आप लोगों को भी MCQs का अंदाजा हो जाएगा कि MCQs कैसा आ सकता है। हाँ चलो पूछो आप। Soil contains organic particles in lithosphere. How many percentage are included? 5%। इसके अंदर पॉलीसैकेराइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है यानी कि ह्यूमन मटेरियल, और ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है। ऑर्गेनोसल्फर भी होता है। हाँ ऑर्गेनोसल्फर भी होता है और फास्फोरस भी होता है। हाँ इसी तरह करके MCQs आने हैं। अच्छा मैं चार्ज मैंने भी नहीं पता। Because it has less amount of O2। इसमें सर अगर पूछेंगे मैंने तो इसमें रिएक्शन हमें लिखना होगा। हाँ शायद। अच्छा हाँ, मेरा एक सवाल है कि भी सॉइल में या MCQs पूछ रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, सॉइल हैज हाउ मच अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल? 95। 5। Organic and all the other percent is inorganic। ठीक हो गया। ये सिर्फ MCQs यार फिर ऑप्शन भी दो ना। हाँ ना, चलो चलो अगली बारी ऑप्शन भी दे देंगे। चलो हाँ। How many surface water covered with blue planet? दोबारा बोलो। 80%। 80 ठीक। यार इसका 71 नहीं था। नहीं 80% है। नहीं 70% तो है ही नहीं। 80% वाटर से कवर हुआ है, जिसके अंदर से 97% सी वाटर है। उसके अलावा 2.4% ग्लेशियर और आइस कैप्स में मौजूद है, और बाकी यार मैंने 71% पढ़ा था। किसमें? 7th क्लास में। तो तू अब यूनिवर्सिटी में आ गया। तो यार यूनिवर्सिटी में आने से क्या 8% ज्यादा हो जाती है? भाई ये देख, एक सेकंड बात सुन। जब हम 10 क्लास में पढ़ते थे तो ग्रेविटेशनल वैल्यू 10 होती थी। जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो हमें पता चला 9.8 होती है। हाँ ये भी है। करते जा रहे हैं यार सारे क्वेश्चन पूछो आपस में, मैं अकेले ही पूछ रहा हूँ। यहाँ एक हंजरा ने पूछ लिया है। ट्रेन में आएगा तो पूछेंगे ना। अच्छा बट आप भी तो जवाब दें ना, आप कब से ही चुप करके बैठेंगे। सारे जवाब दें यहाँ पे। हमने इसलिए तो जाने किया कि आपस में बात हो, कम से कम पता तो चलना कि हमें कितना आता है आपस में। यार किसको कह रहे हो आप? यार मैंने अभी गूगल किया, उधर भी 71% आ रहा है। यार तेरा गूगल खराब है। यार गूगल में आंसर मोस्टली सही नहीं होता। यहाँ तो सर की PDF खराब है या गूगल सही है।
नहीं यार, ये बात तो सही है कि 80% वाटर से कवर्ड है, ये तो बात सबको पता है। ये तो और बात वो जो मेरे ख्याल से 70% ह्यूमन बॉडी के अंदर कंटेन होता है वाटर। हाँ ये ना हो, देख और से 70% ह्यूमन बॉडी के अंदर कंटेन वाटर होता है, ये सर्च कर लो, 70% ह्यूमन बॉडी में होता है। Why cloud is dense? Why cloud is Dense. because due to its weight। हैं नहीं, क्यों वेट की वजह से? क्या एक- वेट से क्या ताल्लुक आ गया उसका? वेट से तो ताल्लुक है। Why नहीं, ये वे- cloud is dense? ये सर ने से बच्ची ने पूछा था मॉर्निंग वाली ने, और सर ने इसका आंसर दिया था ये कि क्योंकि उसकी वेट की वजह से। तो वेट क्यों होता है उसकी वेट? उसका रीजन ये होगा ड्यू क्योंकि टू उसमें वाटर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स होते हैं और हाई कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ हाँ ना, तो वही ना है उसका ड्यू टू इस वेट। सिर्फ एमसीक्यूज पूछो ना, आप शॉर्ट क्वेश्चन भी बीच में जा रहे हो। नहीं यार, ये उसका एमसीक्यूज में आएगा कि व्हाई क्लाउड्स हैज डेंस। सही से हो नहीं रहा। आगे आप पूछोगे कि क्यों होता है वो डेंस, वेट में क्या ऐसी चीज होती है, तो फिर वो आगे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स एंड क्रिस्टल ऑफ आइस। अच्छा चलो, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है? आई थिंक CO2। करेक्ट। मीथेन ही है ज्यादा जो हो, मेरे ख्याल से शायद मीथेन है। CO2 है, मीथेन भी होता है मगर CO2 ज्यादा है। अच्छा हाँ अच्छा, एक अहम सवाल है कि ट्रोपोपॉज का कितना डिस्टेंस होता है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। नहीं 0 से 11 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर। नहीं 15। इधर से 15-14 लगाई जा रहे हो यार देखना, ट्रोपोस्फीयर जो है वो नियरेस्ट टू द अर्थ है और उसकी रेंज होती है 0 से 11 किलोमीटर होती है। एक मिनट, अभी मैं बताता हूँ, एक सेकंड। 500। ओह वाओ, क्या बात है, 500 में। वो थर्मोस्फीयर की 500। मैंने ट्रोपोपॉज का वो पूछा है, ट्रोपोपॉज ये देखो, ट्रोपोस्फीयर 0 से 11 किलोमीटर दोबारा है। रिपीट करिए हमजला। मैंने ट्रोपोपॉज का डिस्टेंस कहा कि ट्रोपोपॉज का कितना डिस्टेंस होता है, मैंने ट्रोपोस्फीयर का डिस्टेंस पूछा आप लोगों से। यार 17 ट्रोपोस्फीयर का तो किलोमीटर। डिस्टेंस 17 लिखा नहीं किलोमीटर। हुआ। 17 किलोमीटर। ओ भाई ये देख, एक सेकंड, अगर ट्रोपोस्फीयर 11 है तो उसका 17 किस तरह हो सकता है ट्रोपोपॉज का? यार तू गूगल कर ले। क्यों गूगल कर ले, इस गौर से पढ़ने देख। 10 to 20 किलोमीटर तक होता है, गौर से पढ़ना भाई। ये देख तो यार मैंने पहले तुझे बोला था 10 to 20 किलोमीटर, तूने कहा नहीं। अब क्या है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है नहीं हो रहा है? मैंने तुझे स्टार्ट में कहा कि 10 to 20 किलोमीटर। ये यार देखिए actually ना मैंने ना लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है ना, वो उसमें से प्रिपेयर किया पीडीएफ में से, मैंने रीडिंग पढ़ी नहीं है लेक्चर 1 2। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से प्रिपेयर करो, क्योंकि सर ने कहा था कि आपकी रीडिंग जो है ना वो है 5 to 12 है और लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 है। सर ने मेंशन किया था कि लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 है और रीडिंग के टॉपिक्स अलग हैं, इसलिए फिर मैंने वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ही प्रिपेयर किया है। अच्छा जी, ओजोन की कंसंट्रेशन कितनी है? 5 to 1 से 5 ppm इन स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, सही है। अच्छा एक और सवाल है, टेम्परेचर क्या है? हाँ जी, थर्मोस्फीयर का हाई टेम्परेचर जो एक्सट्रीम टेम्परेचर वो कौन सा है? माइनस अप टू 1200 डिग्री सी। नहीं 1200 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। ना हाईएस्ट टेम्परेचर पूछा है, ये नहीं पूछा कि कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा हाँ, एक और सवाल है, विच इज द कोल्डेस्ट पार्ट या लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? कोल्डेस्ट मेसोस्फीयर। पार्ट या लेयर? स्ट्रेटोस्फीयर। आई थिंक सो। क्या